रिकू एक 5 साल का मासूम लड़का है जो कि अपने फैमिली के साथ रहता है एंड इनकी फैमिली में कोई भी पर्सन नॉर्मल नहीं है। एक दिन रिकू एक लड़की को देखता है जिसके पास एक स्वॉर्ड है एंड उस लड़की ने रिकू के ही फादर को स्टैब किया है। इसके बाद ही वो लड़की रिकू को देखकर स्माइल करती है। फिर रिकू के पापा मरने से पहले सभी ट्री को देखते हैं। समय के आगे बढ़ने के साथ ही रिकू अब 8 साल का हो चुका है एंड साथ ही नूरा हाउस का मास्टर भी। इस घर के सुप्रीम कमांडर रिकू के ग्रैंडफादर है। यहाँ पर एओटावो कुरोटावो के साथ ही नूरा हाउस की असल्ट ऑफिसर यूकी ओना भी रहती है। रिको अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि वह कब इस हाउस का हेड बन सकता है। रिको के ग्रैंडफादर ये बताते हैं कि तुम जब स्ट्रॉन्ग बन जाओगे याकाई के जैसे तब तुम हैज द थर्ड इस हाउस के मास्टर बन सकते हो। रिको भी वादा करता है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग याकाई बनेगा। स्कूल के अंदर सभी को रिको ये बताता है कि उसके ग्रैंडफादर याकाई के एक सुप्रीम लीडर हैं, मगर रिको को ये पता नहीं है कि उसके ग्रैंडफादर की रेपुटेशन बहुत ही खराब है, क्योंकि वो किसी के भी घर में चले जाते हैं और उन्हें जो पसंद आता है वो खाते हैं, जिसके वजह से बाकियों को परेशानी होती है। और सभी बच्चे ये मानते हैं कि याकाई तो अफवाह है जो कि उन्हें उनके पेरेंट्स ने डराने के लिए सुनाया था। रिकू के ग्रैंडफादर उसे याकाई के एक मीटिंग में लेकर आए हैं। अब इतने सारे याकाई को एक साथ देखकर रिकू भी बहुत ही एक्साइटेड है। इस मीटिंग को न्यूरो क्लैन के थर्ड एयर एंड सुप्रीम कमांडर को अनाउंस करने के लिए किया गया है। ये पर्सन जिसका नाम है लॉर्ड गैगो, वो ये बताते हैं कि उसे ही सुप्रीम कमांडर बनाना चाहिए, क्योंकि उनके जैसा कोई भी इस पोस्ट के लायक नहीं है। वो ये भी बताते हैं कि इस साल में जितने भी बच्चे गायब हुए हैं उनके पीछे इनका ही हाथ है। गैगो के इन सभी बातों को सुनने की वजह से रिको डर चुका है। बाकी सभी मेंबर्स भी गैगो को ही सपोर्ट कर रहे हैं। गैगो के इस काम की वजह से उसकी तारीफ रिको के ग्रैंडफादर भी करते हैं, जिसके वजह से रिको डर चुका है फिर से। बट वो ये भी बताते हैं कि गैगो इस पोस्ट के लायक नहीं है, वो रिको को इस पोस्ट के लायक समझते हैं। सभी याका ही इस बात के लिए बहस करने लगते हैं। रिको के अंदर उनके ग्रैंडफादर का खून तो है, मगर वो भी बच्चा है। यहीं पर गैगो ये सोच रहा है कि उसका जैसा इविल पर्सन को ना चूज करके एक बच्चे को चूज किया गया है, जिसके वजह से वो बहुत ही गुस्सा है, मगर वो अभी खुद को कंट्रोल करता है। रिको चुप है, इसीलिए उसके ग्रैंडफादर पूछते हैं कि तुम खुश क्यों नहीं हो। रिको को लीडर बनाने के लिए रिको के ग्रैंडफादर के साथ ही बाकी याकाई भी मान जाते हैं, यानी कि अब रिको 10,000 डीमंस को कंट्रोल करेगा उनका लीडर बन के। यहीं पर रिको को यह नहीं पता था कि याकाई इतने इविल होते हैं। इस बात को जानने के बाद रिको को अब ये पोजीशन नहीं चाहिए। वो ये भी बताता है कि इसके वजह से उसे स्कूल में बहुत ही हेट मिलता है एंड वो नहीं चाहता है ऐसा, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। एक शाम को जब यूकी लेट हो जाता है तो क्रो के ग्रुप आते हैं यूकी को ले जाने के लिए। इस क्रो का नाम है करासु। करासु एक एडवाइजर होने के साथ ही एक लॉयल मेंबर है नोरा क्लैन का। कुरुसो रिकू को यह बताता है कि तुम एक ह्यूमन हो, लेकिन तुम्हारे अंदर तुम्हारे ग्रैंडपा का भी ब्लड है। रिकू फिर अपने मैंशन में चला आता है, जहाँ पर रूम में एंटर करने के साथ ही वो न्यूज देखता है। न्यूज में बताया जा रहा है कि एक टाउन में एक बस मलबे के अंदर दब चुका है। वो बस एक एलिमेंट्री स्कूल बस है, यानी कि उसके अंदर रिकू के भी फ्रेंड्स हैं। बस को अभी रेस्क्यू नहीं किया जा रहा है, इसलिए रिकू उस बस को बचाने के लिए जाने का फैसला करता है। याकाई ह्यूमंस की मदद नहीं कर सकते हैं, इसीलिए रिकू को रोका जाता है। इस बात से रिकू गुस्सा हो जाता है। फिर उसके आसपास स्मोक्स अपीयर होने लगते हैं। इसके बाद ही रिकू की आवाज बदल जाती है और उसके हेयर्स सफेद हो जाते हैं। ऐसा पहले किसी भी याकाई ने नहीं देखा था, जिसके वजह से वो हैरान है। रिकू ये बताता है कि अगर वो एक इंसान बना रहा तो उसे कोई भी आगे नहीं जाने देगा, इसलिए वो एक डीमन बनेगा बाकियों को बचाने के लिए। रिकू पूरी तरह से एक डीमन बन चुका है, एक याकाई बन चुका है। उसके ग्रैंडफादर का ब्लड उसके अंदर एक्टिवेट हो चुका है, इसलिए वो जाने का फैसला करता है इन सभी को छोड़कर। दूसरी तरफ गैगो अपनी आर्मी के साथ चला आया है सभी बच्चों को खत्म करने के लिए। सभी बच्चे याकाई को देखकर बहुत ही घबराने लगते हैं। गैगो बस के बहुत ही करीब आ जाता है, मगर तभी रिकू उसे अपने स्वॉर्ड से पीछे धकेलता है। इस अटैक की वजह से गैगो के सर से खून निकलने लगता है और उसे यकीन नहीं हो रहा है कि वो एक बच्चे से हार रहा है। रिकू याकाई को ये बताता है कि वो खुद के रहते मासूमों को नहीं मरने देगा। रिकू ये बताता है कि वो थर्ड एयर बनेगा एंड सभी को लीड करेगा। रिकू दुनिया के सभी याकाई को ये मैसेज भेजता है कि वो अब उनका लीडर है। गैगो इसके अगेंस्ट था, इसलिए वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर रिको उसे सबके सामने ही खत्म कर देता है। टर्मा जो कि एक बोर्ड मेंबर है एंड साथ ही वो एक एडवाइजर भी है, वो इन सभी नज़ारों को देखकर ये सोचता है कि उसे पता चल गया है लॉर्ड ऑफ द नाइट का मतलब क्या है। वो कहता है कि इसका मतलब यह है
वो पर्सन जो कि मॉन्स्टर के साथ ह्यूमंस के बीच में भी पॉपुलर हो और उन्हें सिखाए कि फियर से कैसे लड़ा जाता है। सभी बच्चे डरे हुए हैं मगर वो फिर भी रिकू को ही हीरो मानते हैं। फिर रिकू गिर जाता है और वो अपनी पहली नॉर्मल फॉर्म में चला आता है। फिर 4 साल बीतते हैं। सभी लोग ही न्यूरोहन से ये पूछते हैं कि वो कब तक एक कमांडर के तौर पर रहेंगे। उन्हें किसी को चूज करना पड़ेगा। ग्रैंडपा ये बताते हैं कि मुझे यकीन है कि मेरे ग्रैंडसन के अलावा कोई भी इस पोस्ट के लायक नहीं है। मगर इस बात से बाकी लोग खुश नहीं है क्योंकि उन्होंने रिकू के अकाई फॉर्म को 4 साल में बस एक ही बार देखा है। इन्हीं में से एक बोर्ड मेंबर यूकी ये बताता है कि अपने डर से जो लड़ पाता है वही द लॉर्ड ऑफ नाइट कहलाता है। इसके बाद दिन बीतते हैं और एक दिन जेन रिकू से मिलने के लिए आता है। जेन एक पॉइजनस बर्ड है जो कि ट्रेन हुआ है किसी भी तरह के बीमारियों को ठीक करने के लिए। साथ ही वो रिकू का बचपन का फ्रेंड भी है, साथ ही उसका स्वॉन ब्रदर भी। वो काफी सालों से उनसे दूर रहा है मगर वो आज 3rd जनरेशन के लीडर से मिलने के लिए आया है। यूकी ये बताता है कि रिकू अब भी कमांडर के पोस्ट पे नहीं है और इस पोस्ट की बात का जिक्र जब भी कोई करता है तो रिकू गुस्सा हो जाता है। रिकू स्कूल से घर आता है तो वो जेन को देखकर काफी खुश होता है। जेन माफी मांगता है रिकू से जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट ना करने के लिए। रिकू जेन को माफ कर देता है, ये कहते हुए कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। बात को सुनते ही जेन ये बताता है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि तुम आने वाले समय के कमांडर बनने वाले हो। बट रिकू ये बताता है कि क्योंकि वो इंसान है तो वो इस पोजीशन को नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। इस बात को सुनते ही जेन गुस्सा हो जाता है। वो ये बताता है कि तुम ऐसी बकवास की बातें फिर मत करना। जेन ये भी बताता है किसी को भी ये नहीं पता है कि आने वाले समय का लीडर कौन बनेगा। मगर रिकू अभी यही कहता है कि एक इंसान को इस पोजीशन को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। रिकू के इन बातों को सुनकर जेन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो बताता है कि मैं ऐसे पर्सन के साथ नहीं रह सकता हूँ। ज्यादा गुस्सा करने की वजह से वो खांसने लगता है, वो भी कमजोरी से। रिकू अपने ग्रैंडफादर से गुस्सा है क्योंकि वो बताता है जेन को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि उसे घूमने के लिए भी मना किया गया है। ग्रैंडपा ये बताते हैं कि अगर तुम्हें मेरी ये बातें बेकार लगती है तो फिर तुम इस फैमिली को रन करने के लायक नहीं हो। फिर एक स्नेक जेन को यहाँ से ले जाता है क्योंकि जेन की हालत खराब हो रही है। स्नेक जेन को यह कहता है कि तुम्हें नोरा फैमिली को छोड़ देना चाहिए क्योंकि उस बच्चे की वजह से हमारा भविष्य खराब होने वाला है। जेन ये बताता है कि जेनी ग्रुप कर्जदार है नोरा फैमिली का क्योंकि ये लोग शारीरिक कमजोर होते हैं तो इन्हें किसी ने भी नहीं प्रोटेक्ट किया रिको के ग्रैंडफादर के अलावा। एंड उन्होंने ही इन्हें एक डीमन कंसीडर किया है। हमें ये पता चलता है कि नूरा फैमिली के पास काफी अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट है जैसे कि द डर्मा अलायंस, जेनी ग्रुप एंड बहुत से मॉन्स्टर्स जो कि सी लेवल के हैं। सभी लोग इकट्ठा हुए हैं एंड नूरा ग्रुप का ही ये मिशन है कि उनको वो प्रोटेक्ट करे। एंड अभी जेनी मानता है कि 3rd कमांडर ही नूरा फैमिली की अंत होने का कारण बनेगा। हैबिडियो ये बताता है कि तुम्हारा घर भी अब नहीं रहेगा क्योंकि तुमने हमें धोखा दिया है। हैबिडियो ये मानता है कि पहले धोखा उसे मिला है। वो ये कहता है कि अगर तुम अच्छे से रहते, तुम और अच्छे से ग्रो करते तो हो सकता था कि तुम एक वेसल के तौर पे और अच्छा होते, मगर तुमने हमेशा ही नूरा फैमिली को ही खुद से आगे रखा। यहाँ पर जेन मरने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि कुछ और काम हैं ऐसे जो कि जेन को करना है। बट कमजोर शरीर होने की वजह से जेन अभी खांस रहा है। तभी ही हैबिडियो रूप चेंज करके एक बड़ा सा स्नेक बनने के साथ ही अटैक करता है जेन पर, मगर उसे क्रोस रोक देता है। रिकू जेन को बचाने के लिए अपने डीमन फॉर्म में आ चुका है। रिकू ने सभी कुछ देख लिया है इसलिए वो हैबिडियो को यह बताता है कि अगर उसे जेन को बचाने के लिए हैबिडियो को मारना पड़े तो वो ऐसा करेगा। एंड फिर इसके बाद ही अपने पावर का यूज करते हुए रिकू हैबिडियो को स्लाइस करते हुए खत्म कर देता है। रिकू के इस फॉर्म को जेन ने नहीं देखा है इसलिए वो रिकू से पूछता है कि तुम कौन हो। क्रोसू ये बताता है कि यही रिकू है जिसकी वजह से जेन हैरान हो जाता है। फिर रिकू ये बताता है कि वो ही 3rd कमांडर बनेगा यानी कि एक डीमन लॉर्ड। क्रोसू फील करता है कि यह सब बकवास है क्योंकि सुबह होने के साथ ही रिकू वापस से ह्यूमन फॉर्म में चला आएगा एंड वो सभी कुछ भूल जाएगा। एक मीटिंग को रिकू अटेंड करता है। ग्रैंडपा ये बताते हैं कि इस मीटिंग को रखने का एक मेन मकसद है हमारी फैमिली को स्ट्रॉन्ग करना एंड इसलिए आज वो 3rd कमांडर एंड द डीमन लॉर्ड का नाम अनाउंस करेंगे। वो बताते हैं कि नूरा रिकू ही हमारा 3rd कमांडर एंड द डीमन लॉर्ड है। अभी तक रिकू इस बात को सीरियसली नहीं ले रहा था मगर अब वो भी सीरियस है। रिकू सभी को ही थैंक यू कहता है इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए, वो भी इस लकी दिन पर। इस दिन को थैंक यू चिजुत्सु भी कहा जाता है। वो सभी को इस बात के लिए भी माफी मांगता है कि वो सभी को उनके हाई पोजीशन होने के बाद भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। मगर अब न्यूरा रिकू 3rd कमांडर एंड द डीमन लॉर्ड का पोजीशन एक्सेप्ट करता है। हिहाई जो कि एक बोर्ड मेंबर है वो न्यूरा को एक इंसिडेंट मॉन्स्टर कैप टेरिटोरी के रिलेटेड बताती है। हिहाई ये मानती है कि वो एक ऐसा ग्रुप है जो कि कुसो ग्रुप की कॉपी कर रहा है तो उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
उनका ध्यान वो खुद ही रख लेगी। मगर अगले दिन ही क्लैन को ये पता चलता है कि हिहाई के साथ ही 9 और मेंबर्स मारे गए हैं। सभी के लिए ये बात हैरान करने वाली थी, क्योंकि हिहाई जानी जाती थी अपनी स्ट्रेंथ के लिए, मगर वो आसानी से मरी हुई है। स्कूल के अंदर क्रैशड इंजन को रिकू देखता है, जो कि बहुत ही जल्दी में आगे जा रहा है। थोड़ी देर में ही रिकू को इन्फॉर्म किया जाता है कि उनके ग्रैंडफादर मिसिंग है। यूं तो रिकू के ग्रैंडफादर गायब होते रहते हैं, मगर हाल के इंसिडेंट की वजह से ये थोड़ा सा मामला गंभीर है। रिकू बताता है कि वो इसे खुद ही जांच करेगा। घर जाते वक्त रिकू एक स्टूडेंट से टकराता है, जो कि शायद से रिकू का ही इंतजार कर रहा है। ये लड़के रिकू को जानते हैं। वो ये भी बताते हैं कि हम सिमिलर हैं। लड़के का नाम यान है, जिसके पास बहुत सारा टैलेंट है। यान ये बताता है कि बचपन से ही तुम्हारे पास सब कुछ है, मगर अब मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। रिकू नहीं समझ पा रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी एक फ्रेंड को इनुगामी नाम का ये लड़का हैरास कर रहा है, जिसके पास काफी लंबी जीभ है। ये लोग और कुछ करे कि तभी वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जिसके वजह से ये सभी आगे बढ़ने लगते हैं। इनके आगे बढ़ते ही इन सभी को ही 7 लोग और ज्वाइन करते हैं, जो कि होते हैं शिकुकु 88 डीमन गॉड्स लीडर। इन सभी बातों के बाद मीटिंग में रिको ये बता रहा है कि उसके साथ आज कैसी चीजें हुई। रिकी को याद आता है कि वो लोग 7 लोग थे एंड शायद से यही वो लोग हैं जिन्होंने बाकी 9 लोगों को खत्म किया था। इस बात के बारे में कोई श्योर नहीं है, मगर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। साथ ही ये खतरा इसलिए भी है क्योंकि ह्यूमंस को इन डीमंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसलिए सभी लोग रिको से पूछते हैं उसके अगले स्टेप के बारे में। एक स्टूडेंट जिसके पास 7 लोग हैं, वो एक बिल्डिंग पे है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि अपना प्लान डिस्कस कर रहे हैं। और ये सभी उतना आगे चले आए हैं जब इनका सपना सच होने वाला है। अब क्योंकि रिको के ग्रैंडफादर गायब हैं, तो इनके पास अपॉर्चुनिटी है उन पर अटैक करने का। मगर इन्हें पता है कि हमें ये बताया जाता है कि नूरा फैमिली को टाचिगामी नाम के एक कॉर्पोरेशन सपोर्ट करती है, इसलिए इनका लीडर ये फैसला करता है कि वो पहले टाचिगामी को ही खत्म करेंगे। फिर ये सभी शहर में डिस्ट्रक्शन करने लगते हैं ताकि सभी लोगों का अटेंशन ये ग्रैब कर सके। इन्हू जो कि एक बर्ड के जैसा दिखता है, जिसके पास फायर की पावर है, वो डिस्ट्रक्शन करने लगता है ह्यूमंस को डराने के लिए। एक पार्क में वो आग लगा देता है, जिसकी वजह से लोग वहां से भागने लगते हैं डरकर। यहीं पर यूरा नाम की एक लड़की है जो कि काफी पावरफुल है। वो अटैक करती है एंड फायर को काबू करने में कामयाब होती है एंड वो अब सामना करेगी इन यूहू का। फिर वहीं पर सैनिक के साथ ही 3 क्रो चले आते हैं नूरा फैमिली के। इसी वजह से इन यूहू वहाँ से भाग जाता है। फिर कान्हा रिकू को सभी सिचुएशन के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसे डीमंस एंड उनके अस्तित्व पर यकीन है, यानी सभी मेंबर्स की तारीफ कर रहा है डिस्ट्रक्शन करने के लिए। वो यह भी कहता है कि अब हमारा अगला टारगेट रिकू का घर है एंड इस बार इनुगामी डिस्ट्रक्शन के इस प्लान को लीड कर रहा है। किसी एक रूम में बोर्ड मेंबर बैठे हैं जो कि प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हियाई का लड़का चावे वो काफी गुस्सा है लीडर से, क्योंकि वो अपने फादर का बदला लेना चाहता है। अब क्योंकि यहाँ पर रिकू नहीं है, इसलिए हिडित्सुन चाहे को इनकरेज करता है, क्योंकि उसे पता है ये बेटा है हियाई का, तो इसमें दम तो होगा। रिकू फिर वहाँ पर चला आता है सभी से माफी मांगते हुए कि उसे देर हो गई। हिडित्सुन ये बताता है कि यहाँ पर वो सभी जल्दी आ गए थे क्योंकि ये इस फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। रिकू सभी को ये बताता है कि किसी को भी खुद से ही कुछ करने का जरूरत नहीं है एंड अगर कोई ऐसा करता है तो उसे पनिश किया जाएगा। जितने भी मुसीबत आएंगे रिकू सभी के साथ मिलकर ही उसे खत्म करेगा। रिकू को चावे रिवेंज ना लेने के लिए कहता है। इस बात के लिए चावे उठकर आर्ग्यू करने लगता है। तभी रिकू ये बताता है कि समय अभी ठीक नहीं है, इसलिए हमें खुद में ही लड़ाई करके अलग नहीं होना है, क्योंकि दुश्मन यही चाहते हैं। हम रिवेंज लेंगे मगर सही टाइम पर। हिडित्सुन ये पूछता है फिर अब हम क्या करें। रिकू के पास एक प्लान है। रिकू उनके डिफेंस को कमजोर करेगा। यहीं पर इनुगामी इन सभी की बातों को सुन रहा है। इनके प्लान को खराब करने के लिए इनुगामी पास ही याकाई के ग्रुप में से एक को खत्म कर देता है। बाहर की आवाज को सुनकर रिकू बाहर आता है ये देखने के लिए कि क्या हुआ है। यहीं पर इनुगामी डॉग के फॉर्म में इन्हें पेड़ के ऊपर से देख रहा है। इनुगामी कैसल में आने के साथ ही सभी लोगों को इंजर करने के साथ ही वहाँ से निकल जाता है और उसे कोई भी नहीं पकड़ पाता है उसके स्पीड की वजह से। रिकू इनुगामी का पीछा गेट तक करता है एंड इनुगामी अपने टीम के साथ मिल जाता है। ये सभी खुद को रेनुकुची मिजुकी कहकर इंट्रोड्यूस करते हैं और ये 88 शिकुकी डीमंस के गॉड हैं। इसके पापा 800 टेनोकी हाउसेस के लीडर थे। रिकू ये पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मिजुकी ये बताता है मैं डर बैठाना चाहता हूँ सभी के दिल में, तुमसे भी ज्यादा, ताकि मैं तुमसे भी ऊपर जा सकूं। जाने से पहले इनोबु को मैंसन को जलाने का ऑर्डर देता है मिजुकी। कैसल के छत पर आग लग जाती है। कुछ लोग पीछा करते हैं उनका, मगर रिकू उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। एवोटा वो अपनी पावर लगाने के बाद भी फायर को रोकने में नाकामयाब होता है, मगर कापा जो कि पानी का ही मेन रिजेंबल है, वो पानी का यूज करते हुए पॉन्ड से आग को बुझाने में कामयाब होता है। अगले दिन सभी याकाई मैंसन के डिफेंस को
स्ट्रॉन्ग करने के लिए मदद कर रहे हैं। न्यूहू एंड टेमिजुकी कैसल पर किए गए अपने अटैक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इन्हें अब भी समोगी सामा नाम के किसी एंटिटी के ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है। कैसल के अंदर ससामी रिसेंट मर्डर के बारे में बता रहा है। मर्डर हुआ है मार्टिनाई ओबेक एंड उनके 3 बॉडीगार्ड्स का, जो कि ओबेक क्लैन से थे। ये अटैक गार्ड्स के रेस्टिंग टाइम पर हुआ था, इसलिए सभी को लगता है कि कोई क्लैन का ही पर्सन है। सभी को शांत करते हुए रिकू ये बताता है कि हमें सही में नहीं पता है कि क्या हुआ है। इस मैटर को रिकू कुरासू को सॉल्व करने के लिए छोड़ देता है और सभी को अलर्ट रहने के लिए कहता है। ये लड़की जिसका नाम है यूरा, वो शहर में किसी डीमन के प्रेजेंस को फील करती है। उसके आगे से एक लेडी जाती है तो वो उसे ओल्ड लेडी कहती है, जिसकी वजह से वो लेडी ऑफेंड हो जाती है एंड यही एक डीमन है। लेडी यूरा पर अटैक करती है बट यूरा भी डिफेंड कर लेती है। यूरा की पावर को देखने के बाद लड़की वहां से भागने का डिसाइड करती है। लड़की भागते हुए यूरा से बहुत दूर चली जाती है, मगर यूरा उसकी प्रेजेंस को फील करते हुए उसका पीछा करते हुए चली आती है। न्यूरा हाउस के सामने वो अपने क्लासमेट से मिलती है जो कि ट्रेनिंग कर रहे थे। रिकू ये पूछते हैं कि क्या तुम ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन करने के लिए आई हो, मगर लड़की बताती है कि मैं एक डीमन का पीछा करते हुए यहाँ पर चली आई। लड़की को यकीन है कि वो डीमन एक कैजीबारी ओना थी। रिकू ये पूछता है कि क्या तुमने कुछ किया, क्योंकि रिकू को ये पता है लड़की शिकुकू से है। लड़की बताती है कि वो कैसे उस डीमन से मिली। फिर कुरासू स्केच तैयार कर लेता है उसी डीमन का। यकाई लग जाते हैं एंड फिर एक शॉप पर उन्हें वो लड़की मिल जाती है। लड़की से मिलने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये काफी हद तक नूरा फैमिली के काउंसिल मेंबर से मिली हुई है और उसके इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही शिकुकू मूव प्लान करते हैं। इस बात को जानने के बाद कुरासू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड फिर इस लड़की से लड़ने के लिए रिकू अपने डिमोनिक फॉर्म में चला आता है। रिकू आगे बढ़ रहा है तो शॉप के अंदर काजीबारी ओना से काफी सारे इम्पोर्टेंट डिटेल्स हिडेत्सु शो कर रहा है, क्योंकि वो अभी ड्रंक्ड है। आगे बढ़ने के साथ ही रिकू को एक लड़की की बाल मिलती है। रिकू उस बाल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से ओना को ये पता चल जाता है कि कोई यहाँ चला आया है। ओना को प्रेजेंस फील होने के साथ ही डर का भी एहसास हो चुका है, इसलिए वो यहाँ से भागने लगती है। उनके आने से पहले ही ओना के पीछे अपने ऑफिसर्स को रिकू भेजता है। हिडेत्सु को कैसल में लाया जाता है। सभी लोग ही उसे इस बात के लिए बोलने लगते हैं कि उसने कैसे एक लड़की से फैमिली के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर किया। हिडेत्सु को कोई सजा तो नहीं मिलती है, मगर इस इंसिडेंट की वजह से रिकू को एहसास हो जाता है कि उनकी कमजोरी ही उनके लिए मुसीबत खड़ी करती है। हमें यूरा को दिखाया जाता है, जिसे फिर से डिमोनिक प्रेजेंस फील होती है। ओना वापस से आ चुकी है। यूरा ओना को एक सुनसान जगह पे ले आती है ताकि शहर को डैमेज ना हो। ओना यूरा से ये पूछती है, तुम क्यों एक डीमन एलाई के साथ काम कर रही हो। यूरा इस बात को ना कह देती है। ओना ये कहते हुए कि बहुत बात कर ली, वो अटैक करने के लिए अब तैयार है। यूरा भी बताती है कि वो हार नहीं मानेगी, क्योंकि उसे इस दुनिया के सभी इविल स्पिरिट्स को खत्म करना है। कुरासू रिकू को ये बताता है कि उसने ओना को ढूंढ लिया है एंड वो अभी रिकू के साथ बैटल कर रही है। सभी लोग यूरा के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर यूरा अपने शिकेगामी का यूज करते हुए ओना से लड़ रही है। इंजरी की वजह से यूरा अटैक नहीं कर पाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर उसे पकड़ लेती है ओना। ओना कुछ और करे कि उससे पहले ही न्यूरा फैमिली उसे रोक देती है एंड रिकू के पावर को फील करने के बाद ओना डर चुकी है। ओना कोशिश तो करती है रिकू से फाइट करने का, मगर रिकू का शैडो ही उसके प्रेजेंस को दिखाते हुए ओना के हेयर एंड उसके वेपन को काट देता है। ओना से रिकू ये कहता है, तुम्हें जो भी मैसेज पहुंचाना है जाकर पहुंचा दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इसलिए ओना चली आती है टेमिजुकी के पास और उसे सभी बातें बताती हैं, ये कहने के साथ ही कि रिकू कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। इस बात को सुनने के बाद टेमिजुकी भी एक्साइटेड हो जाता है, यह कहते हुए कि इस टाउन में आने का कोई तो फायदा हुआ। टेमिजुकी अब रिकू को चाहता है कि वो उसे ढूंढे एंड साथ ही वो अपनी सभी पेलिग्रिन से कहता है कि उन सभी को उनकी पावर्स बचा कर रखना है, ताकि फ्यूचर में उनकी पावर टेमिजुकी के लिए काम आ सके। मैंशन में कुरासू ये सोच रहा है कि क्या टेमिजुकी का मिशन है न्यूरा फैमिली को खत्म करना, क्योंकि उसने काफी सारे मेंबर्स को पहले ही खत्म कर दिया है। बट रिकू को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर सही में उन्हें फैमिली को खत्म करना होता तो वो डायरेक्ट अटैक करने के लिए आ सकते थे। क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो उनका कोई और प्लान हो सकता है। मैंशन में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड भी है, जो कि शहर में सभी डिस्ट्रॉयड प्लेस को देख रही है। वे नोटिस करते हैं कि टारगेटेड हाउसेज मेजरली श्राइन्स हैं। इस बात को जानने के बाद रिकू भी सरप्राइज्ड है। दूसरी तरफ मिडिल ऑफ द सुकुकू माउंटेन्स में न्यूरहिन यहाँ पर आया है इस जगह की जांच में, ताकि उसे नोबल ऑफ द सुकुकू डीमंस मिल सके। एंड इस श्राइन में 108 सुकुकू गॉड्स रहते हैं और इन सभी को यामागुची राइजन कहा जाता है। इनिगुमी जाबू इनका लीडर है, मगर वो अभी रिटायर्ड है एंड ग्रैंडपा इनसे मिलने के लिए आए हैं। गेट कीपर इनिगु से पूछता है कि क्या वो ग्रैंडपा से मिलने के लिए तैयार है, तो वो हाँ बोलता है। दूसरी तरफ रिकी को मिजुकी के गोल्स अब भी समझ नहीं आ रहे हैं। सोचते हुए उसे यह ख्याल आता है कि जब वो काजीबारा की तरफ जा रहा था तभी एक श्राइन डिस्ट्रॉय हुआ था
रिकू को समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है, इसलिए वो सभी को बुलाकर ये बताता है कि जाओ उन सभी श्राइन्स को प्रोटेक्ट करो जो अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं। दुश्मन इनको भटकाना चाहते हैं मगर ये भी खुद को भटकने नहीं दे सकते हैं, इसलिए सभी अब मिलकर काम करेंगे। अपोनेंट से एम करके बैठे हैं कि वो टाचिगामी को डिस्ट्रॉय कर देंगे नोरा फैमिली को कमजोर करने के लिए। एंड इसके वजह से जितने भी लोग हैं उनके बिलीव्स हटकर डर में कन्वर्ट हो जाएंगे सेकुकू डीमंस के लिए। दो लोग पहुंच चुके हैं श्राइन को देखने के लिए। ग्रैंडपा उनसे ये बात कर रहे हैं कि गॉड्स को कैसे कमांड किया जाए। यहीं पर ग्रैंडपा ये बताते हैं कि चिहाई को किसने मारा था, उसका नाम था मुचाई। इनुगुमी को याद आता है कि ग्रैंडपा किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो ये बताते हैं कि टेमिजुकी उनका ही बेटा है, उनके 88th बीवी का 8th सन है वो, और उसके पास इनुगामी के काफी सारे पावर्स हैं। वो ये चाहता है कि वो डीमन लॉर्ड बने। इस मिशन को अचीव करने के लिए उसने 7 लोगों को इकट्ठा किया है। इन सभी में से इनुगामी सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो लोगों के हेटरेड एंड जेलेसी का पावर यूज करता है और अभी इनुगामी ये चाहता है कि वो रिकू को खत्म कर दे, मगर उसे टेमिजुकी ये बताता है कि वो रिकू को खत्म नहीं करेगा, वो उसे मिसाल के तौर पे छोड़ देगा। मगर इनुगामी ये बताता है कि शिकुकु लॉ के अकॉर्डिंग कमजोर को मरना पड़ता है। टेमिजुकी मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि ये इनुगामी है तो इसे किसी की भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। रिकू की तरफ इनुगामी निकल ही रहा था कि उसे काजुबारा रोक देती है ये पूछने के लिए कि तुम टेमिजुकी के लिए क्या कुछ भी कर सकते हो। इनुगामी ये बताता है कि उसी की वजह से मेरे पास पावर्स हैं। हम फिर रिकू को देखते हैं जो कि गेम खेलते हुए बाकी सभी के साथ एंजॉय कर रहा है एंड इन सभी को ही इनुगामी देख रहा है। रिकू को इंसानों के साथ अच्छे से रहता देखकर इनुगामी बहुत ही ज्यादा इरिटेशन फील कर रहा है। रिकू के ग्रुप में से एक पर्सन को ईमेल मिलता है जिसमें इन्फॉर्मेशन थे। वहाँ बताया गया था कि वो हंट कर सकते हैं एक अबैंडन स्कूल को एंड इसीलिए सभी लोग रवाना होने लगते हैं, मगर उन्हें रिकू रोकने की कोशिश करता है। बट एक फोन आने की वजह से वो फोन को उठाने के लिए चला जाता है, जिसकी वजह से उसके बाकी मेंबर्स चले जाते हैं। फोन पर इनुगामी ये बताता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ मगर तुम अपने घर से बाहर निकलते ही नहीं हो, इसलिए मैं अब तुम्हारे फ्रेंड्स को मारूंगा। इसके बाद ही रिकू को यह पता चल जाता है कि वो ईमेल और किसी ने नहीं बल्कि इनुगामी ने ही भेजा था। अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए रिकू पूरी स्पीड में जा रहा है अबैंडन स्कूल की तरफ। वहाँ पहुँचने पर कोई भी हर्ट नहीं है। 2 लड़के प्रोजेक्टर रूम में थे, इसलिए रिकू वहाँ पर चला आता है। प्रोजेक्टर के ऑन होने के साथ ही प्रोजेक्टर पर इनुगामी है। वो ये बताता है कि तुम्हें किसी को भी बचाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अब हमारा डिनर बनने वाले हैं। इनुगामी इस बात से इरिटेटेड है कि रिकू को बोथ ह्यूमंस एंड डीमंस पसंद करते हैं। इनुगामी ये कहता है कि कोई भी डीमन एक ह्यूमन के साथ नहीं रह सकता है। इसके बाद वो प्रोजेक्टर के स्क्रीन को ही फाड़ कर बाहर आता है। इनुगामी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है रिकू को। साथ ही इनुगामी रिकू को खुद से कमजोर मानता है, जिसकी वजह से वो पागल हो चुका है। मगर तभी ही ऑफिसर चले आते हैं नोरा फैमिली के। आते ही वो इनुगामी को घेर लेते हैं ताकि वो कोई भी बेकार काम ना कर पाए। अब क्योंकि रिकू को किसी ने बचाया है, इस बात का एहसास होते ही इनुगामी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, ये सोचते हुए कि रिकू और भी ज्यादा कमजोर है। इसी वजह से इनुगामी एक डॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इनुगामी का पास्ट काफी ज्यादा पेनफुल है। इनुगामी इंसानों के साथ रहने की पूरी कोशिश करता था मगर सभी लोग ही उसे बेकार मानते थे, साथ ही लड़कियां उसे बहुत ही ज्यादा डरती थी। उस वक्त इनुगामी को यह नहीं पता था कि इस वर्ल्ड में डीमंस भी रहते हैं। और एक दिन इनुगामी को टेमिजुकी मिला और टेमिजुकी को इनुगामी ने खुद के साथ रहने का ऑफर दिया। बट ज्वाइन करवाने से पहले टेमिजुकी इनुगामी की पावर्स देखना चाहता है, इसलिए वो उसे बांध देता है उसकी पावर्स को देखने के लिए। इनुगामी ये बताता है कि उसके पास कोई पावर नहीं है तो टेमिजुकी यह कहता है कि फिर मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा शिकुकु लॉ के अकॉर्डिंग। इसके बाद ही टेमिजुकी इनुगामी को खत्म करके उसे एक डॉग का पावर देता है एंड जितना ज्यादा उसके दिल में हेट्रेड रहेगा वो उतना ज्यादा ही पावरफुल होगा। टेमिजुकी इनुगामी से खुश था, इसलिए उसने खुद की टीम में उसे शामिल कर लिया। प्रेजेंट में ट्रांसफॉर्म इनुगामी अटैक कर रहा है रिकू पर। इनुगामी अटैक करे उससे पहले ही कुबुयाशी जो कि फ्रेंड है रिकू की, उसे वो बांध देती है। ज्यादा मूव करने पर वो स्ट्रिंग टाइट होगा, मगर हेट्रेड में पागल हो चुका इनुगामी फिर भी मूव कर रहा है। इनुगामी ये चिल्लाकर बताता है कि टेमिजुकी ने ही उसे एक रियल डीमन बनाया है। वो ये मानता है कि टेमिजुकी रिकू से कहीं ज्यादा अच्छा है। इन बातों को सुनने के बाद रिकू ये कहता है टेमिजुकी ने तुम्हें डीमन बनाकर भड़का दिया इंसानों के खिलाफ, मगर इंसान या डीमन इंफीरियर या फिर सुपीरियर नहीं होते हैं, इसी वजह से हम एक साथ रह सकते हैं। फिर इनुगामी स्ट्रिंग को तोड़ने के साथ ही अपने ट्रू फॉर्म यानी कि एक डॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एक एक करके वो सभी पर अटैक करता है एंड अब सिर्फ रिकू ही बचा है। रिकू को पकड़ने के साथ ही वो कहता है कि अब तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। सूरज भी डूब चुका है तो अब डीमंस का वक्त आ चुका है। वो रिकू को ग्राउंड पे फेंक देता है ये सोचते हुए कि मैंने उसे खत्म कर दिया, मगर इनुगामी को स्टैप करके आगे बढ़ चुका है रिकू फिर आगे बढ़ता है अटैक करने के साथ ही। इनुगामी के अटैक करने पर रिकू उसका मुंह ही स्लैश कर देता है अपने स्वॉर्ड से। इनुगामी ये मानता है कि वो जितना ज्यादा बड़ा होगा
वो इतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसलिए वो भागने लगता है एंड वो पहुंच जाता है एक बंद पड़ चुके स्कूल में, जहां पर इनुगामी अटैक करता है रिकू पर, जिसके वजह से रिकू के एक आईब्रो से खून निकलता है। अपने फाइनल अटैक से रिकू इनुगामी के शरीर को काटने के साथ ही उसे ह्यूमन फॉर्म में ले आता है। रिकू के मारने से पहले ही वहाँ पर टेजुकी चला आता है। वो इनुगामी से कहता है कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दे सकता हूँ। और ये पहली बार है जब टेजुकी ने रिकू के डीमन फॉर्म को देखा है। वो इम्प्रेस है, मगर वो ये कहता है कि वही लीडर बनेगा। मगर फिर कभी इतना बोलने के साथ ही इनुगामी को लेकर टेजुकी वहाँ से चला जाता है। न्यूरोहिन को पता चलता है कि टेजुकी के पास एक लेजेंडरी ट्रेजर है, जो कि है डीमन लॉर्ड का विल। इसी वजह से वो किसी को भी अपना फ्रेंड नहीं मानता है। सभी डीमन आ चुके हैं तो 88 गॉड ऑफ डीमन को सभी को ही लीड करने का वक्त आ चुका है, इसीलिए टेजुकी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। टेजुकी का स्वॉर्ड या फिर कटाना ने उसको चूज किया है द डीमन लॉर्ड बनने के लिए। हम न्यूरोहिन एंड इगोनोमी को जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों ही ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे टेजुकी का नाम पड़ा। टेजुकी के फादर ने उसका नाम ये सोचकर रखा था कि वो श्राइन को प्रोटेक्ट करेगा, मगर उसका बेटा अपने नाम को चेंज करने के साथ ही श्राइन को ही डिस्ट्रॉय कर चुका है और अब वो सभी डीमंस का गॉड बनना चाहता है। सुबह के टाइम पर एक क्रो मैसेंजर कैसल में आता है। वो घायल है। वो ये बताता है कि बहुत सारे डीमंस यहीं आ रहे हैं। इसके वजह से सभी लोग ही पैनिक होने लगते हैं। दूसरी तरफ रिकू का ग्रैंड भाई ये पूछता है कि क्या कभी टेरुको यानी कि ह्यूमंस ने डीमंस को ओवर पावर किया है। तो वो बताता है कि हाँ, ऐसा हुआ है। जब एक बार डीमंस की आर्मी अटैक करने के लिए आई थी ह्यूमंस पर, तो बस एक कटाना के वजह से ह्यूमन डीमन लॉर्ड को ओवर पावर कर चुके थे और ये इंसिडेंट 300 साल पहले हुआ था। दूसरी तरफ कैसल में सभी लोग हैरान हैं कि उनके ओपोनेंट इतने पास आ चुके हैं। ऐसा पिछले 400 साल में पहली बार हुआ है। जेन ये बताता है कि उनके पास और कोई चॉइस नहीं है थर्ड कमांडर के अकॉर्डिंग अटैक करने के अलावा, मगर उससे पहले ये अपने कमांडर के ट्रू इंटेंशन को जानना चाहते हैं। पूछने पर इन्हें पता चलता है कि रिकू इसी कैसल में अपने डीमन फॉर्म में ही है। अब एक बेहद ही खतरनाक रात शुरू होने वाला है। रिकू अपने डीमन फॉर्म में अपने बाकी सभी साथियों के साथ अपने ओपोनेंट की तरफ अटैक करने के लिए निकल रहा है। दूसरी तरफ टेजुकी भी अपने ओपोनेंट को अपनी पावर दिखाने के लिए एक्साइटेड है। वो ट्रांसफॉर्म खुद को कर लेता है एक नए रूप में, जहाँ पर उसके पास एक मास्क होने के साथ ही कटाना भी है। वक्त आ चुका है कि टेजुकी अपने सपने को पूरा करे, सभी के डर के साथ ही उनके जिंदगी लेने का सपना। अब दोनों ही ओपोनेंट्स एक दूसरे के सामने हैं। टेजुकी अपने कंपेनियन से ये कहता है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। रिकू अकेला ही आगे बढ़ रहा है अपने कटाना के साथ बिना डर के। टेजुकी ये सोचता है कि यह जल्दी खत्म होगा। रिकू की आर्मी जंग को शुरू कर देती है। टेजुकी इस बात से हैरान है कि उसकी आर्मी में से कोई भी डीमन रिकू को खत्म करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। उसके होते हुए भी रिकू चला आता है टेजुकी के पास एंड अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है। टेजुकी उसे अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है। टेजुकी ये नोटिस करता है कि रिकू ने अपने प्रेजेंस को छुपा लिया है सभी से किसी एबिलिटी की मदद से। अपने स्वॉर्ड से रिकू टेजुकी के स्वॉर्ड पर प्रेशर दे रहा है। अपने लीडर को ऐसा हारता हुआ देखकर टेजुकी के डीमंस आते हैं उसकी मदद करने के लिए, बट रिकू के स्वॉर्ड को देखने के साथ ही वो लोग आगे बढ़ने से भी डरते हैं। मगर तभी एक डीमन रिकू के ठीक ऊपर चला आता है। ये डीमन अपने ओपोनेंट के दिल में डर बैठाने के लिए जाना जाता है एंड उसी मॉन्स्टर की वजह से रिकू पूरी तरह से अंधेरे में घिर चुका है। वो किसी को भी नहीं देख पा रहा है। टेजुकी अपने पावर का यूज करते हुए काफी सारे डीमंस को खत्म करने के साथ ही रिकू पर भी अटैक कर देता है। रिकू को खुद के साथ ज्वाइन करने के लिए कहता है टेजुकी, ताकि वो ह्यूमंस पर राज कर सके, मगर रिकू मना कर देता है। इसके बाद टेजुकी स्वॉर्ड उठाता है रिकू को खत्म करने के लिए, मगर उसका स्वॉर्ड को कोई रोक देता है, जो कि रिकू की फ्रेंड है। वो बचाने के लिए आई है रिकू को। अपने पावर का यूज करते हुए लड़की ने टेजुकी के स्वॉर्ड को फ्रीज कर दिया है। टेजुकी के कहने पर वो लड़की जिसने रिकू को अंधेरे में घेरा था, वो इस लड़की को भी अंधेरे में घेर देती है, मगर वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं होती है, क्योंकि रिकू के इस फ्रेंड ने अपनी एक आंख को फ्रीज कर लिया था। इस बात का एहसास नहीं था इस लड़की को, इसलिए वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर तभी इस मौके का फायदा उठाकर वाइकावा उस लड़की को फ्रीज कर देती है अपने फ्रोजन अटैक से, और इसी वजह से रिकू ठीक हो जाता है। टेजुकी एहसास करता है कि वो हार रहा है, मगर टेजुकी इसके लिए प्रिपेयर है। वो ये मानता है कि उसके डीमन आर्मी उसके लेवल की नहीं है, इसलिए वो अपना दूसरा स्वॉर्ड निकालता है, जो कि है डीमन लॉर्ड का स्वॉर्ड गैबल। फिर टेजुकी अपने ही आर्मी के कमजोर मेंबर्स को खत्म करने लगता है। इसके वजह से सभी ही हैरान है, मगर टेजुकी आगे बढ़ते हुए सभी को खत्म करने के साथ ही अपने स्वॉर्ड की पावर को और बढ़ा लेता है एंड अब उसके स्वॉर्ड में उसके मरी हुई कॉमरेड्स की भी पावर्स हैं। रिकू को पता चलता है कि ये स्वॉर्ड अपने ही कॉमरेड्स को खत्म करके उनकी पावर को अपग्रेड करता है अपने ओनर के लिए। रिकू नोटिस करता है कि हर किल के साथ ही स्वॉर्ड की पावर बढ़ रही है। यहीं पर यूरा चली आती है एंड अब तक जो कि टेजुकी सभी को खत्म कर रहा था, वो यूरा को भी पकड़ लेता है। रिकू आगे बढ़ता है उसे बचाने के लिए।
बचाने के इस प्रोसेस में टोमिजुकी का मास्क कट जाता है एंड उसका फेस हम देखते हैं जहाँ पर उसके आंखों में पागलपन और गुस्सा है। टोमिजुकी के पापा ये बताते हैं कि उसने इनुगामी को सरपास कर दिया है, क्योंकि 300 साल पहले जब वॉर हुआ था तो उसके बाद वॉर हारने की वजह से टोमिजुकी अपने पापा को फेलियर मानता है। टोमिजुकी पूरे वर्ल्ड को अपनी पावर दिखाना चाहता है और जिस स्वॉर्ड के वजह से टोमिजुकी का पापा हारा था अब वो उसके हाथ में है। साथ ही सभी डीमंस टोमिजुकी को फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका दहशत बहुत ही ज्यादा है एंड ये दहशत रिकू के ग्रैंडफादर से भी ज्यादा है। टोमिजुकी अटैक करे कि उससे पहले ही कुबुनाशी उसके स्वॉर्ड को रोक देती है और फिर सभी रिकू के पास चले आते हैं। काना जो कि दूर से देख रही थी वो पूरी तरह से ही डिफेंसलेस है, इसलिए मौका पाकर इनुगामी अटैक कर देता है काना पर, ये जताने के लिए कि ह्यूमंस एंड डीमंस एक साथ कभी भी नहीं रह सकते हैं। इनुगामी काना पर अटैक करे कि उससे पहले ही टोमिजुकी इनुगामी पर ही हमला कर देता है। टोमिजुकी ने ऐसा इसलिए किया है ताकि वो डीमन लॉर्ड के गैबल स्वॉर्ड को फुल्ली पावर अप कर सके। रिकू शांत है। टोमिजुकी रिकू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दुनिया को अपना खौफ दिखाने के लिए अब टोमिजुकी तैयार है अपने पावरफुल स्वॉर्ड के साथ। रिकू डॉज करके आसमान में उड़ जाता है एंड वहाँ पर भी स्वॉर्ड की लड़ाई चालू रहती है। ऊपर जाने के बाद रिकू ये बताता है कि उसके पास उसके कॉमरेड्स के सपोर्ट्स हैं, मगर टोमिजुकी इस बात को मना करते हुए यह कहता है कि जो टॉप पे रहता है उसे किसी की भी जरूरत नहीं होती है। टोमिजुकी सभी डीमंस के सबसे ऊपर रहना चाहता है। रिकू टोमिजुकी की आंखों को खोलना चाहता है जो कि घमंड और नफरत से भरी हुई है। सभी को लगता है कि रिकू अब अपने डीमन फॉर्म को खोने वाला है, इसीलिए रिकू अपने ह्यूमन फॉर्म से एंड डीमन फॉर्म में ये वादा करते हैं कि वो भले ही दो पहलू हैं मगर वो अब से एक साथ ही रहेंगे, ह्यूमंस एंड डीमंस दोनों को ही बचाने के लिए। फिर इन दोनों की ही आत्मा एक हो जाती है। रिकू टोमिजुकी के ग्रिप में है। टोमिजुकी को लगता है कि रिकू खत्म हो चुका है, मगर टोमिजुकी को रिकू ये याद दिलाता है कि चांद उग चुका है, वो भी दिन में। इसके वजह से रिकू को एक स्पेशल पावर मिलता है। रिकू का बॉडी स्मोक में कन्वर्ट हो चुका है, जिसकी वजह से टोमिजुकी का अटैक कुछ भी नहीं कर पाता है रिकू का। इसके बाद रिकू आगे बढ़ने के साथ ही टोमिजुकी के सोल को बीच से काट देता है। इसी वजह से जितने भी सोल स्वॉर्ड में कन्वर्टेड थे वो सभी ही रिलीज हो जाते हैं। टोमिजुकी अपने पापा से आगे नहीं निकल पाया एंड अभी वो निहत्था है एंड कमजोर भी। रिकू अटैक करते हुए टोमिजुकी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा है। रिकू खत्म करे कि उससे पहले उसका ग्रैंडपा रोक लेता है रिकू को ऐसा करने से। टोमिजुकी जो कि अभी आउट ऑफ कंट्रोल है वो फिर से उस स्वॉर्ड का यूज करना चाहता है। टोमिजुकी स्वॉर्ड का यूज करने के लिए आसमान में जंप करता है जहाँ पर उसके पापा है। टोमिजुकी अटैक करे कि उससे पहले ही रिकू उसे नीचे कर देता है, जिसके वजह से स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाता है। रिकू टोमिजुकी को यह बताता है कि जिन्होंने भी तुम्हें फॉलो किया तुमने उन्हें ही धोखा दिया। इसके बाद टोमिजुकी के पापा उसके पास ही जंप करते हैं। वो अपने बेटे को उठाते हैं प्यार से। टोमिजुकी के पापा सर झुकाते हैं रिकू एंड उसके ग्रैंडपा के सामने, सभी को हैरान करने के साथ ही वो अपने बेटे के इस हरकत पे माफी भी मांगते हैं, ये कहते हुए कि मैं इसे अब सुधार दूंगा। फिर सभी लोग ही मैंसन पर मिलते हैं जहाँ पर रिकू एंड उसके ग्रैंडफादर बैठते हैं। सभी लोग ही अपने नए मास्टर के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कि है रिकू, और वो ये कामना करते हैं कि उसकी फैमिली की फ्यूचर अब अच्छी हो। यूरा अपनी वाटर टेक्निक की प्रैक्टिस कर रही है मगर वो खुद को अभी कमजोर पाती है। फिर उसके पास रिकू आता है क्योंकि यूरा कई दिन से स्कूल नहीं आई थी। यूरा ये पूछती है कि तुम अकेले हो क्या। रिकू बताता है कि सभी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। यहीं पर यूरा का बड़ा भाई चला आता है जो कि शायद से गुस्सा है। यूरा का बड़ा भाई सोल मिशन ऑफ रियूजी के बारे में बताते हुए एक बोतल का यूज करते हुए शिकिगामी को समन करता है और रिकू पर अटैक करता है। रिकू को बचाने के लिए यूरा रिकू को दूर कर देती है और ये पूछती है कि इसका क्या मतलब है। रियूजी ये पूछता है रिकू कौन है। यूरा बताती है वो उसकी क्लासमेट है एंड एक क्लोज फ्रेंड भी। रियूजी ये कहता है मुझे यकीन है कि तुम्हें पता होगा वो एक याकाई है, मगर यूरा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। रियूजी ये कहते हुए कि तुम्हें एक याकाई मिले तो तुम क्या करोगे। वहीं पर वाटर की मदद से एक डॉग को समन करने के साथ ही रिकू पर अटैक करवाता है, मगर तभी यूरा रिकू के सामने आ जाती है डॉग को ब्लॉक करते हुए। रियूजी हैरान है कि उसकी बहन एक याकाई को बचा रही है। यूरा रिकू से कहती है कि बताओ उसे कि तुम कोई याकाई नहीं बल्कि एक ह्यूमन हो। रिकू हाँ कहता है, इसलिए यूरा खुश होती है। साथ ही वो अपने भाई को ये बताती है कि रिकू उसका अपोनेंट नहीं है। इस बात को सुनने के वजह से रियूजी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, ये बताते हुए कि एक याकाई को बचाना केकेन लॉ के अगेंस्ट है एंड क्योंकि उसके बहन ने उसे ना चूज करके किसी और को चूज किया है, इसलिए वो अपने शिकिगामी डॉग से अपनी बहन पर अटैक करवाता है, मगर उसकी बहन भी अपने शिकिगामी से अटैक को रोकती है, मगर इसके वजह से यूरा नीचे गिर जाती है। रियूजी अपने बहन को एक चांस देता है, यह कहते हुए कि अगर तुम्हें नहीं मरना है तो मेरे पास आओ, मगर इसके बाद ही रिकू अपने डीमन फॉर्म में आकर अटैक कर देता है रियूजी पर। यूरा को बचाने के साथ ही रिकू खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए नहीं रोक पाया क्योंकि उसकी फ्रेंड की जान खतरे में थी। यूरा को बचाने के लिए अब रिकू तैयार है
रियूजिन से फाइट करने के लिए। रियूजी अपने अटैक का यूज करते हुए फ्लावर्स को बनाता है। इस फ्लावर को कोई भी टच करेगा तो वो मेल्ट हो जाएगा और एक वाटर सर्कल भी वो बनाता है रिकू के आसपास। रियूजी अटैक को परफॉर्म करता है एंड यूरा इस अटैक को देखने के बाद बहुत ही हैरान है, क्योंकि इस अटैक को सीखने में कई साल लग जाते हैं। रियूजिन ये सोच रहा है कि रिकू खत्म हो चुका है, मगर तभी रिकू अपना तलवार रियूजिन के गर्दन पे रख देता है। रियूजिन अटैक करे कि उससे पहले ही रिकू अटैक करके रियूजिन के गर्दन को काटता है। रियूजिन नीचे गिर जाता है एंड उसका पार्टनर रिकू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो पर्सन चैंटेड स्पेल का यूज करके रिकू पर अटैक करता है, जिसकी वजह से रिकू नीचे गिर जाता है। यूरा डर चुकी है, साथ ही उसे लगता है कि रिकू अब खत्म होने वाला है, इसलिए वो अपने भाई से पूछती है कि ये कौन है। रियूजिन ये बताता है कि ये उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है जिसका नाम है मेमरू, जो कि अब बिल्कुल ही बदल चुका है। वो किसी पर भी रहम नहीं करता है। ये रिकू को खत्म करने वाले हैं, मगर तभी ही रियूजिन रिकू के स्वॉर्ड को देखकर हैरान हो जाता है। उसे पता चलता है कि एक ऐसा स्वॉर्ड है जो कि याकाई को ही खत्म करते हैं। रियूजिन को समझ में नहीं आता है कि रिकू क्यों इस स्वॉर्ड को कैरी करता है, मगर फिर भी वो मेमरू को रिकू को खत्म करने के लिए कहता है। रिकू को खत्म करने के लिए मेमरू आगे बढ़ता है, मगर उसके हाथ को कोई जकड़ लेता है। वह कुमनासी थी जो कि बहुत सारे याकाई के साथ यहाँ पर चली आई है। यहाँ पर 100 डिमेंस चले आए हैं अपने मास्टर को बचाने के लिए। रियूजिन को ये पता चल चुका है, इसलिए अब उसे अपने कामों को अच्छे से करना पड़ेगा, वो भी संभल कर। रियूजिन रिकू से पूछता है कि तुम कौन हो। यूकी ये बताता है कि वो यंग मास्टर है द ग्रेट याका यूजुकी फैमिली, जो कि ईस्ट जापान में है एंड वो ग्रैंडसन है न्यूरेन का। इस बात के बाद ही मेमरू की आंखें नफरत से भर जाती है एंड वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर रिकू के पर्सनल गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। रियूजी भी मेमरू को रुकने के लिए कहता है। रियूजी फिर इन्हें एक बुरी खबर सुनाता है। वो बताता है कि केकन क्लैन का एनिमी अपने राह पर निकल चुका है और वो एक ऐसी याकाई है जो कि हर एक कायोटो याकाई को लीड कर रही है और उसका नाम है हागुरोमो। उन्होंने पहले ही 8 केकाई बैरियर्स को तोड़ रखा है, जिसे मेंटेन किया था केकन ने, और केकन क्लैन के हेड ने ही हामोरो को उनके क्लैन में शामिल किया है और उसे ऑर्डर किया गया था यूरा को वापस लाने का। रिकू ने हागुरोमो का नाम पहली बार सुना है, मगर उसके दिल में अब डर है और वो बहुत ही प्रेशर फील कर रहा है। रियूजिन रिकू को सावधान रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ यूरा कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाती है, इसलिए उसे कैसल में लाया जाता है। वहाँ पर आने के बाद यूरा वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसे पता चल गया था यह कैसल एक याकाई कैसल है। एक बड़े से ट्री के ऊपर चांदनी रात में यूरा रिकू को देखती है। रिकू के पास पहुंचने के बाद यूरा उसे पूछती है कि तुम ह्यूमन हो या डीमन, मुझे बताओ। रिकू का आंसर ही उसकी जिंदगी का फैसला करेगा। रिकू ये बताता है कि दिन में मैं एक ह्यूमन ही रहता हूँ, मगर रात होते ही मैं एक याकाई बन जाता हूँ, यानी कि रिकू 2 जिंदगी जीता है। इस बात को सुनने के बाद यूरा रिकू पर भरोसा करने का सोचती है, क्योंकि वो रिकू को जानती है। खुद की मदद करने के लिए वो रिकू को थैंक यू कहती है। रिकू के ग्रैंडफादर इस पर्सन से ये पूछते हैं कि जो रियूजिन ने कहा क्या वो सही है। यहाँ बात हागुरोमो की हो रही है। पर्सन ये कहता है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि ठीक 400 साल बाद मैं उसका नाम फिर से सुनूंगा। फिर 400 साल पहले जब केसो पीरियड चल रहा था, तब बहुत सारे जवान याकाई कायोटो नाम के शहर में जमा हुए थे, ये पता करने के लिए कि मास्टर बनने के लायक कौन है। साथ ही कुछ याकाई ने यह नोटिस कर लिया था कि न्यूरा फैमिली काफी स्ट्रांग है। यहाँ के प्रिंसेस के पास एक ऐसी पावर थी जिसे वो किसी को भी हील कर सकती थी एंड इस एबिलिटी का फायदा उसका लालची बाप उठाता था और बहुत पैसे बनाता था। और प्रिंसेस को ये बातें पसंद नहीं थी, क्योंकि वो सभी की मदद फ्री में करना चाहती थी। और एक पर्सन जो कि अनियोजी है, नाम है उसका कुमुत्सु, वो प्रिंसेस को इविल याकाई से प्रोटेक्ट करता था और उसने प्रिंसेस को एक ऐसा स्वॉर्ड भी दिया था जिसके मदद से वो आसानी से किसी भी याकाई को खत्म कर सकती थी खुद के बचाव के लिए। और हर एक किलिंग के साथ उस स्वॉर्ड की पावर बढ़ती थी। रिकू के ग्रैंडफादर यंग न्यूरिहिन, जो कि प्रिंसेस को जानते थे, उन्हें उनसे प्यार हो चुका है और वो प्रिंसेस को अपना बनाना चाहते थे। वो प्रिंसेस को खुद के कैसल में ले जाने का पूछते हैं, बट प्रिंसेस मना कर देती है, मगर न्यूरिहिन ये बताते हैं कि मैं तुम्हारी ये रात बर्बाद नहीं होने दूंगा। प्रिंसेस मान जाती है तो न्यूरिहिन उन्हें उठाकर गार्ड के सामने से ही जाने लगते हैं स्पीड में। इसी वजह से कोई भी गार्ड उन्हें नहीं देख पाता है। इसकी मेन वजह न्यूरिहिन की एक एबिलिटी होती है। उस रात प्रिंसेस काफी खुश थी याकाई के होने की वजह से। प्रिंसेस ने याकाई को आयाकाशी नाम दिया। उसी रात न्यूरिहिन ने प्रिंसेस से ये पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत ही बढ़ चुका है। अगली सुबह प्रिंसेस के घर पे उनके पापा से मिलने के लिए कुछ कायोटो डीमन आए थे। डीमंस ने प्रिंसेस के बदले में उनके पापा को पैसे ऑफर किए। उनके पापा ने ये सोचकर कि मैं भी अपनी बेटी से बहुत सारा पैसा बना सकता हूँ, उन्होंने मना कर दिया। इस बात से डीमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि प्रिंसेस के पापा अब भी पैसे के लिए लालची थे। इसीलिए उन डीमंस ने प्रिंसेस के पापा को खत्म कर दिया एंड प्रिंसेस को किडनैप करके वो ले गए। उसी रात न्यूरिहिन प्रिंसेस को ले जाने के लिए आया, मगर वो अपने सामने
मरे हुए गार्ड्स को पाता है। एक गार्ड जिसकी हालत बहुत ही खराब थी, वो बड़े ही मुश्किल से यह बताता है कि प्रिंसेस को कुछ डीमन किडनैप करके ले गए हैं साका कैसल में। इस बात को सुनते ही न्यूरिहिन को यह याद आता है कि उस कैसल में हागुरुमो रहती है। कैसल के अंदर बहुत से प्रिंसेस को लाया गया था जिनके पास अलग अलग यूनिक पावर्स हैं। एंड आज की रात में हागुरुमो उन सभी प्रिंसेस को खाने वाला है। हागुरुमो प्रिंसेस को ही सबसे पहले खाने के लिए आगे बढ़ता है, बट प्रिंसेस न्यूरिहिन का नाम ले रही है। एंड तभी ही प्रिंसेस न्यूरिहिन के पैरों की आवाज सुनती है। न्यूरिहिन यहाँ पर चला आया है सभी से छुपते हुए। हागुरुमो पर अटैक करने के लिए न्यूरिहिन आगे बढ़ता है, मगर उसके स्वॉर्ड को बहुत सारे गार्ड्स रोक लेते हैं। न्यूरिहिन के यहाँ पर आने पर हागुरामा बिल्कुल भी खुश नहीं है। न्यूरिहिन फिर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए यह कहता है कि मैं हूँ सुप्रीम कमांडर न्यूरा क्लैन का, और मैं यहाँ पर अपनी प्रिंसेस को ले जाने के लिए आया हूँ। न्यूरिहिन को यहाँ देखकर हागुरामा खुश हो जाती है, क्योंकि पिछले 100 साल में पहली बार कोई याकाई ऐसा करने की हिम्मत कर पाया है। न्यूरिहिन अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उस पर अटैक करती है हागुरामा के टेल्स, जिसके वजह से न्यूरिहिन इंजर्ड हो जाता है। मगर न्यूरिहिन किसी की भी परवाह न करते हुए खुद को आगे करता है अटैक को झेलने के लिए। एक टेल की वजह से न्यूरिहिन को काफी ब्रूटल डैमेज होता है। हागुरामा ये बताती है कि तुम तो बहुत ही बेकार हो, कुछ करो जिससे मुझे मजा आए। हागुरामा ये बताती है कि उनके टेल्स उसके पावर एंड इविलनेस को डिस्क्राइब करते हैं। एंड इसके बाद ही उसके टेल बहुत सारे अटैक करने लगते हैं न्यूरिहिन पर, जहाँ पर न्यूरिहिन डॉज कर रहा है, मगर उसे इंजरी होती है। इसी वजह से प्रिंसेस उसे हील करने की कोशिश करती है, बट हागुरामा ऐसा करने नहीं देती है। साथ ही प्रिंसेस को समझ नहीं आ रहा है कि न्यूरिहिन क्यों इतना ज्यादा उसके लिए मार खा रहा है। न्यूरिहिन ये बताता है कि मैं जब भी तुम्हारे साथ रहता हूँ मुझे शांति महसूस होता है, मुझे ये दुनिया अच्छी लगने लगती है, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताऊं। और वो खुद को ऐसा दिखाना चाहता है अभी, जिसके वजह से प्रिंसेस उससे प्यार करने लगे। फिर न्यूरिहिन खुद को बदल लेता है। हागुरामा ये नोटिस करता है कि अब न्यूरिहिन पहले जैसा नहीं है, अब अंधकार और बुराई आ चुकी है न्यूरिहिन में। एंड अब बैटल होगा आयकाशी के बीच में। न्यूरिहिन खुद को डार्कनेस में इतना ज्यादा छुपा लेता है कि हागुरामा उसे देख भी नहीं पाती है। अंधेरे में रहने की वजह से हागुरामा के टेल्स न्यूरिहिन पर नहीं अटैक कर पाते हैं, और इसी वजह से न्यूरिहिन हागुरामा के फेस पर स्लैश करता है। और इसके वजह से जितने भी याकाई एनर्जी अब तक हागुरामा ने अपने बच्चे के लिए स्टोर करके रखा था, वो सभी ही भागने लगते हैं, और हागुरामा चाहकर भी उन्हें नहीं रोक पाती है। अपने सालों की मेहनत को यूं जाता देखकर वो ये भी देखती है कि न्यूरिहिन भाग रहा है, इसलिए वो अपने टेल से न्यूरिहिन के दिल पर अटैक करती है, और वो न्यूरिहिन का दिल खाती है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। हागुरामा न्यूरिहिन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर उससे पहले ही कोर्स पेपर उससे घेर लेते हैं। हागुमोटो हेगा ने शिगागामी युगा का यूज किया है, जिसके अंदर 12 एंसेस्टर गॉड्स की पावर है। वो इस मूव का यूज कर रहा है ताकि वो हागुरामा द डीमन को सील अप कर सके, एंड सभी गॉड्स से अपने स्पेल का यूज करने लगते हैं। अब क्योंकि हागुरामा ने पहले ही अपने याकाई एनर्जी को खो दिया है, इसलिए उसे सील अप करना बहुत ही इजी हो चुका है। हागुमोटो न्यूरिहिन को बताता है कि जिस स्वॉर्ड से तुम उसे खत्म करने वाले थे उसे मैंने ही बनाया है। फिर न्यूरिहिन स्वॉर्ड का आखिरी बार यूज करता है और हागुरामा को बीच से ही काट देता है। मरने से पहले हागुरामा न्यूरिहिन के आने वाले पूरे ही वंश को श्राप देकर मरती है। हागुरामा फिर मर जाती है एंड न्यूरिहिन बन जाता है 10 डिमोनियन का डीमन गॉड। प्रिंसेस आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है ताकि वो न्यूरिहिन को हील अप कर सके। प्रिंसेस काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। वो ये बताती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी ही न्यूरिहिन के साथ बिताना चाहती है। उन्होंने कायोटो डीमन को पीछे छोड़ दिया और वो न्यूरिहिन की बीवी बन गई। साथ ही वो माँ बनी रेहान की, जो कि सेकंड ईयर था। प्रेजेंट टाइम में रिकू को कुछ यादें आ रही है जब किसी लड़की ने उसके पापा को खत्म कर दिया। केकन क्लैन काफी ज्यादा चिंतित है क्योंकि हागुरामा अटैक करने के लिए तैयार है। रिकू न्यूरिहिन के पास आता है और उसे पूछता है कि क्या वो कायोटो जा सकते हैं। इस बात की वजह से न्यूरिहिन का रिएक्शन चेंज हो जाता है। रिकू यह कहता है कि आप बहरे हो चुके हैं, आपने सुना नहीं। न्यूरिहिन गायब हो जाता है। फिर वो अपेयर होता है रिकू के सामने, जिसकी वजह से रिकू 2 कदम पीछे होता है। न्यूरिहिन रिकू को किक करता है, जिसकी वजह से वो पूल में जा गिरता है। न्यूरिहिन यह कहता है कि तुम कितने बेवकूफ हो, तुम एक बूढ़े के किक को भी नहीं डॉज कर पाए। न्यूरिहिन यह कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा पा रहे हो, तुम बाकियों से कैसे जीतोगे। फिर रिकू लेक से बाहर आता है अपने डिमन फॉर्म में, जहाँ पर उसका फेस कुछ ऐसा है। न्यूरिहिन ये बताता है कि अगर तुम्हें कायोटो जाना है तो अपनी तलवार निकालो। क्रोस जो कि आगे बढ़ ही रहा था, वो अपने सामने इन दोनों को ऐसे सिचुएशन में देखता है जहाँ पर न्यूरिहिन बड़े ही तेजी से रिकू पर अटैक करता है, जिसे रिकू डॉज नहीं कर पाता है। रिकू ये समझ नहीं पाता है कि उसके ग्रैंडफादर इतने ज्यादा कैसे तेज हैं। न्यूरिहिन ये कहते हैं कि अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें पहले अटैक करना पड़ेगा, यही रूल कहता है। फिर रिकू खुद को प्रूफ करने के लिए बहुत सारे अटैक करने की कोशिश करता है, मगर उसके हर एक अटैक को ही उसके ग्रैंडफादर
डॉज करते हैं। फिर यूनिहिन आयाकाशी का यूज करते हुए अपने ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं एंड बड़े ही आसानी से रिकू को हरा देते हैं, ये जताने के लिए कि अगर रिकू कायोटो जाता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और क्योंकि रिकू को कायोटो जाना है इसलिए वो अपने ग्रैंडपा से पूछता है कि अगर मैं इस मूव को सीख लूं तो क्या मैं वहां पर जा सकता हूं, क्योंकि जब भी वो हागुरामा का नाम सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा नफरत और गुस्सा फील करता है, क्योंकि हागुरामा ही वो लड़की है जिसने रिकू के फादर को स्टैप करके उन्हें खत्म किया था। न्यूरोहिन ये सोचने लगता है कि क्या मैंने रिकू को बड़ा करने में कोई गलती कर दी। न्यूरोहिन कुराशु को कुछ लोगों को बुलाने के लिए कहता है और वो लोग थे ओसोटोनो फैमिली के। वहाँ पहुँचने से पहले रिकू 2 दिन से सोया था। रिकू उठता है तो वो खुद को एक पॉट में पाता है। सभी डीमंस ये बताते हैं कि अगर कुछ घंटों में अगर रिकू नहीं उठता तो सभी याकाई उसे खा जाते हैं। नाम अब रिकू का क्या होगा, वो भी बहुत ही कमजोर है। सभी याकाई उसे खाने तक के लिए तैयार है और उसे हागुरामा को भी खत्म करना है, तो क्या उसे वो खत्म कर पाता है कि नहीं। नए शहर में आने के बाद सभी डीमंस ही रिकू को देखने के बाद ये बात कर रहे थे कि रात में कैसे रिकू चेंज हुआ एक डीमन में। इसी वजह से सभी डीमंस को रिकू कमजोर लग रहा है। इनका लीडर का नाम है ओगाकापा। वो रिकू को बताते हैं अपने विलेज के बारे में। इनके हिडन विलेज का नाम है टोनो, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न जापान में लोकेटेड है और यहाँ पर रिकू को ट्रेनिंग करने के लिए भेजा गया है। मगर रिकू इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसे तो बस कायोटो में जाकर हागुरामा को खत्म करना है। ना चाहते हुए भी रिकू अपने ट्रेनर से मिलता है जो कि है अमीशो, अवसीमा, रियरा, डाइहोकू एंड ओटाकू। ओटाकू सभी को ये बताता है कि रिकू को फियर समन करना नहीं आता है। इस बात को सुनते ही सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि रिकू एक याकाई होने के साथ ही न्यूरोहिन का ग्रैंडसन है। मगर रिकू ये बताता है कि मुझे फियर को समन करना आता है। ओटाकू कहता है फिर प्रूफ करो। ओटाकू का सामना करते हुए न्यूरोहिन को अपने ग्रैंडपा की बातें याद आती है। रिकू के पास काफी पैसे हैं मगर मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है, तो इसलिए आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी एप्लीकेशन जिसकी मदद से तुम गेम खेलते हुए ही पैसे कमा सकते हो, बिल्कुल मेरे जैसे। कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाकर इसे डाउनलोड करो। इसके लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन को ओपन करो। तुम्हारी नजर के सामने बहुत सारे गेम्स हैं। एक गेम को मैंने ओपन किया और मैंने इस पे 300 पैसे लगाए। अब जितना ज्यादा रॉकेट ऊपर जाएगा उतना ज्यादा ही मुझे प्रॉफिट हो रहा है और मैं इस प्रॉफिट हुए पैसे को बड़े ही आसानी से निकाल सकता हूँ। तो तुम भी मेरी तरह गेम खेलते हुए अर्न करना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। तुम्हें डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। दिल को शांत और साफ रखना ही मकुयोशी टेक्निक है। रिकू कोशिश करता है और वो फियर को समन करके गायब हो जाता है। सभी लोग इसे देखकर हैरान हो रहे हैं क्योंकि रिकू ने फियर को सक्सेसफुली समन कर लिया है। फिर ओटाकू दिखाता है फियर को कैसे समन किया जाता है। इतना कहने के साथ ही ओटाकू अपने टेक्निक का यूज करता है जिसकी वजह से रिकू का फियर टेक्निक फेल हो जाता है। अपने फियर को अपने वेपन में कॉन्सेंट्रेट करने के साथ ही ओटाकू अटैक करता है ट्री पर, जिसके वजह से काफी सारे ट्री कट जाते हैं, साथ ही रिकू को भी इंजरी होता है। ओटाकू ने अभी फियर को फियर से ही खत्म किया है। याकाई के इतिहास ने याकाई को एंटी फाइटिंग टेक्निक का यूज करने का मौका दिया है और दोनों विलेज में इस टेक्निक को पोजीशन कहा जाता है। ये आयाकाशी का अगला लेवल है। इसके बाद ही रिकू इस एबिलिटी को खुद को सिखाने के लिए ओटाकू को कहता है। दूसरी तरफ एक कायोटो याकाई जिसका नाम है किडोमारू अपने 2 साथियों के साथ दोनों विलेज में आ चुका है। ये सभी एक मिशन पे आए हैं ताकि वो ओगाकापा से ये पूछ सके कि क्या वो हागुमारू के साइड को ज्वाइन करना चाहते हैं। किडोमारू ये भी बताता है कि कैपिटल का सील्ड अगले 2 हफ्तों में टूट जाएगा, इसलिए उन्हें मदद की जरूरत है। ओगाकापा मदद करने से मना कर देता है क्योंकि वो पहले ही न्यूरोहिन की मदद कर रहा है। किडोमारू ये बोलकर आगे बढ़ जाता है कि हम फिर आएंगे। आगे जाते हुए किडोमारू रिकू को रिवर के पास देखता है। किडोमारू रिकू के फेस को जानता है। वो रिकू के फेयर एबिलिटी को खत्म करने का कोशिश करता है, मगर ये बात किडोमारू को भी पता है कि रिकू कमजोर नहीं है। रिकू से किडोमारू पूछता है कि क्या तुम प्रिंसेस के बेटे हो। किडोमारू ये फील करता है कि ये 400 साल का तो नहीं है, शायद से ये न्यूरोहिन का ग्रैंडसन है। इसलिए किडोमारू रिकू को ये बताता है कि वह जल्दी ही कैपिटल पर कब्जा कर लेंगे और नूरा फैमिली को खत्म कर देंगे। किडोमारू ये भी कहता है कि मैं तुम्हारा सर काट के हागुरामा को दूंगा और तुम्हारा धर तुम्हारे ग्रैंडपा को वो भी गिफ्ट करके। एक और याकाई हमला करता है रिकू पर वक्त रहते ही ओटाकू आकर उसका हाथ ही काट देता है। ओटाकू ये कहता है कि तुम्हें बहुत ही मुश्किल होगा अगर तुम हमारे रास्ते में आते हो तो। रिकू ओटाकू को बताता है कि पीछे हटो, ये मेरे लिए आए हैं। फिर रिकू अपने एक टेक्निक कायोकाई सुगेत्सु का यूज करता है। इस टेक्निक की वजह से रिकू का फियर अनडिटेक्टेबल हो जाता है। फिर वही आर्म कटा हुआ याकाई हमला करता है फिर से अपनी पूरी पावर के साथ, मगर उसका हाथ रिकू के बॉडी से पास कर जाता है एक स्मोक के जैसे। वो कई बार अटैक करता है रिकू पर, मगर हर बार ही उसका अटैक फेल होता है। वे सभी रिकू को देख पा रहे हैं मगर उनके अटैक रिकू पर बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। फिर रिकू अटैक करता है तो उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है
कि वो विलेज के फियर बैरियर को ही काटता है। न्यूरेन क्लैन एक ऐसे याकाई होते हैं जिनके फ्लावर्स रिफ्लेक्ट करते हैं पानी पर, एंड वह चांद होते हैं जो कि पानी के ऊपर तैरते हैं। रिकू उन्हें बताता है कि यह है इन्वोकेशन कायोकाई शिकेत्सुका, एक ऐसा याकाई जो कि इल्यूजन्स एंड ड्रीम को कंट्रोल करता है, और इनका फियर जितना किडोमारू ने इमेजिन किया था उससे भी ज्यादा होता है। अब रिकू अटैक करे कि उससे पहले ही किडोमारू अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उसे आइस में जमा देती है रियरा, जिसे निकलना किडोमारू के लिए मुमकिन नहीं है। एंड अगर किडोमारू को बाहर निकलना है तो उसे माफी मांगना पड़ेगा सभी से। मगर किडोमारू आसानी से ही आइस को ब्रेक करके बाहर निकल आता है। वो बताता है कि मुझे टोनो को अपना दुश्मन नहीं बनाना है, मगर मैं याद रखूंगा कि तुमने नूरा क्लैन को सपोर्ट किया है। हागुरामा का एडवाइजर उसे ये एडवाइस करता है कि कैसे ह्यूमन लिवर से पूरी पावर को निकाला जाए। वो ये भी बताता है कि 5th सील ब्रोकन हो चुका है, वो भी आज ही के दिन। हमें पता चलता है कि पूरे 8 सील्स होते हैं अलग अलग जगह पर, जो कि एक कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इन सील्स को मास्टर टेनका ही कंट्रोल करते हैं, और ये सील ईडो कैसल के कंस्ट्रक्शन के वक्त ही लगाए गए थे। और इस सील एंड इस फॉर्मेशन के वजह से ईडो कैसल को किसी भी तरीके का परेशानी नहीं हुआ। और हागुरामा ने इस टाइम पीरियड को 400 साल किया हाइमोटो के पावर के वजह से, जो कि 13th एयर ऑफ केकन क्लैन है। सभी ही सील सर्कल के फॉर्म में है एंड बहुत ही पावरफुल है, और इन सभी सील को स्पाइरल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एंड इसी वजह से हागुरामा ने अनियोजी पर अटैक किया, और उन्हें हराने के बाद उसने पहले सील के इलाके में ही अपना कैसल बनाया। रिकू, जिसने कायाटो याकाई के पावर्स को देख लिया है, अब वो ट्रेनिंग के लिए और भी ज्यादा मोटिवेटेड है। रिकू के पास काफी ज्यादा अच्छा फियर एबिलिटी है, मगर उसे उसका इन्वोकेशन को कंट्रोल करने के साथ ही यूज करना अभी पूरी तरह से नहीं आता है, जो कि वो इस ट्रेनिंग में सीखेगा। एक दिन जब रिकू ट्रेनिंग कर रहा था तो उसके पास अवसीमा आता है एक बुरी खबर लेके। वो बताता है कि अनियोजी की जान खतरे में है, और जल्दी ही कायोटो हागुरामा के कंट्रोल में होगा। इसी वजह से रिकू को अब अपने फ्रेंड यूरा को मरने से बचाना है। इसलिए रिकू आगा कापा के पास आता है परमिशन मांगने के लिए, ताकि वो यहाँ से जा सके। रिकू की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। वो ये भी बताता है कि वो हागुरामा से मिल चुका है बचपन में, जब उसने उसके फादर को मारा था, और उसके बाद ही नूरा क्लैन कमजोर हो गया। रिकू कायोटो जाना चाहता है ताकि वो उसे आखिरी बार देख सके। वो अपनी किस्मत को बदलने वाला है। जाने से पहले रिकू ये पूछता है कि क्या कोई उसे ज्वाइन करना चाहेगा। सभी ही मना कर देते हैं, मगर रिकू के ट्रेनर्स उसके साथ जाएंगे। ट्रेनर्स ये बताते हैं कि हम ऐसे किसी के साथ भी नहीं जाते हैं, हम सिर्फ उसी के साथ जाते हैं जो कि हमें अच्छे से बुलाता है और हमारे भरोसे लायक होता है। क्योंकि रिकू भरोसे के लायक है, इसलिए वो उनके साथ जाएगा। अपने पावर्स को बढ़ाने के साथ ही रिकू अपने सभी मेंबर्स के साथ पहुंच जाता है मैंसन के पास। रिकू के ग्रैंडपा उससे ये पूछते हैं कि तुमने कुछ अच्छा सीखा कि नहीं। ऐसा कहते हुए न्यूरिन आगे बढ़ता है, अटैक करता है अपने ही ग्रैंडसन पर, मगर इस अटैक से रिकू को कुछ भी नहीं होता है। इसी वजह से न्यूरिन इम्प्रेस्ड है। वो अलाउ कर देता है रिकू को कायोटो जाने के लिए, ये कहते हुए कि वहाँ से मेरे लिए कुछ स्वीट्स लेकर आना। रिकू ये बताता है जब मैं वापस आऊंगा तो मैं 3rd एयर होऊंगा नूरा क्लैन का। न्यूरिन रिकू को हाइपमोरो को मिलने के लिए कहते हैं, साथ ही वो एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक एयरबेस को तैयार करता है, जिसका यूज करके रिकू कायोटो तक जाएगा। इस शिप का नाम है ट्रेजर शिप। जब सुबह होती है और सन निकलता है तो सभी को लगता है कि वो वापस से अपने डिमन फॉर्म को खोने वाले हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसकी मेन वजह होती है बड़ी सी टोर्नेडो की तबाही, जो कि हागुरामा ने शुरू किया है, वो भी हर एक सील पर, और अभी सिर्फ एक ही सील को तोड़ना बाकी है। हागुरामा बड़ी आसानी से वेट कर रही है सभी के आने का। रिकू अपने सभी मेंबर्स के साथ कायोटो पहुंचने के बाद ये सभी चले आते हैं ट्रोरियल रेबरेट के पास। सभी लोग ही आगे गेट से बढ़ रहे हैं तो इन्हें एक स्ट्रेंज बंदा मिलता है जिसे ये पता है कि रिकू कौन है। रिकू इस पर्सन को पहचानता है एक अनियोजी कहकर, और इस पर्सन के पास रियूजी एंड मेमोरो भी है। मेमोरो ये जानना चाहता है कि ये अनजान लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। वहीं पर वो अटैक भी करता है। यह अटैक रिकू पर नहीं था बल्कि उस याकाई पे था जो कि इनके पीछे आ रहा था। इसके बाद ही रियूजी भी अपने स्पेल का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से अटैक होता है और वो टोर्नेडो भी गायब हो जाता है, और इसके वजह से रियूजी टूटे हुए सील को वापस से जोड़ने में कामयाब होता है। पर्सन बताता है कि 8 सील के वजह से कभी भी कायोटो पीसफुल नहीं हो पाएगा। ये स्ट्रेंजर खुद को इंट्रोड्यूस करता है हाइपमोटो नाम से। रिकू हाइपमोटो से पूछता है कि वो कैसे फेट ऑफ चेन को ब्रेक कर सकता है। नाटो एक याकाई है जो कि रिकू के साथ आया है। उसे ये याद आता है कि हाइपमोटो वो अनियोजी है जो कि 400 साल पहले न्यूरिन के साथ मिलकर हागुरामा से लड़ चुका है, और इतना ही नहीं, उसने ही स्पाइरल बैरियर्स को क्रिएट किया था। हाइपमोटो ये बताता है कि अंदर जाने के लिए तुम्हें सभी सील को 1 बाय 1 करके तोड़ना पड़ेगा। वो ये भी बताता है कि पावरफुल आकाशी हर एक सील में लॉक्ड है, हर एक लोकेशन पर, और अभी वो बदल चुके हैं सील पिलर में जिनकी रक्षा केकन क्लैन करते हैं।
वो भी हर एक लोकेशन की। चेन ऑफ फेट को खत्म करने के लिए रिकू को केकन क्लैन को ज्वाइन करना पड़ेगा और सभी ही सील को उनके असल जगह पर रखना पड़ेगा। इस काम को हाइपमोटो को ही करना है, मगर क्योंकि वो मर चुका है इसलिए अब ये काम रिकू को ही करना पड़ेगा। साथ ही हागुरुमा अब निंजा कैसल में एंटर करने के लिए तैयार है और यह भी कहा जा रहा है कि वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है जो कि ट्रू इविल होगा। तो इसीलिए बच्चे के जन्म लेने से पहले ही इन्हें सभी पिलर्स को रीसील करना पड़ेगा याकाई ओरा को रोकने के लिए। ये मदद लेंगे हैगन एंड मैनिक्यूरा मारू का। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग याकाई बढ़ रहा है अपने आगे आने वाले सभी छोटे छोटे याकाई को खत्म करने के साथ ही। इस याकाई का नाम है सुचाई, जिसके पास 4 हाथ है और बहुत ही तेजी से यह आगे बढ़ता है। सुचाई रिकू के पास चला आता है ये कहते हुए कि मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ने के लिए आया हूँ। सुचाई सभी ट्रेनर्स को फाइट करने के लिए चैलेंज करता है, इसलिए रिकू भी अपने सभी ट्रेनर्स को पीछे हटने के लिए कहता है ये कहते हुए कि इससे मैं लड़ूंगा। सुचाई अटैक करता है मगर रिकू अपने सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है जो कि है कायोकैस वाइसु, जिसे टोनो में ही मास्टर कर लिया है रिकू ने। सुचाई का दूसरा अटैक रिकू के फियर को हटाने में कामयाब होता है। वो हमला करता है अपने किक से, जिसके वजह से रिकू आसमान में उड़ता है, उसके मुंह से खून तक आता है। रिकू का फियर अटैक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है सुचाई के सामने। बाकी सभी ट्रेनर से रिकू को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं मगर सुचाई का ध्यान तो सिर्फ रिकू पर है। अपने दोनों ही हाथों का इस्तेमाल करते हुए सुचाई अटैक करता है रिकू पर, जिसके वजह से उसे काफी ज्यादा चोटें लगती हैं। सभी को ये तक लगने लगता है कि अब रिकू नहीं बच पाएगा। रिकू को बचाने के लिए यूरा आगे बढ़ने की कोशिश करती है मगर उसे हाइपमोटो रोक देता है, यह कहते हुए कि सुचाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये उन चुनिंदा याकाइज में से है जो कि सेंचुरी पहले मर चुके थे मगर ये बच गया। मगर हाइपमोटो ने अपने दिमाग का यूज करते हुए इसे सुला दिया। साथ ही हाइपमोटो को यह पता था कि सुचाई कभी भी 400 साल के लिए तो सील नहीं हो सकता है। सभी को यह लग रहा है कि सुचाई किसी को भी नहीं छोड़ेगा। बहुत देर तक रिकू को सुचाई पीटता है और सभी को यह लगने लगता है कि अब रिकू मर चुका है एंड इसलिए सुचाई भी ये सोचता है कि अब मैं किसे खत्म करूं। सुचाई फैसला करता है कि वो वाइकावा से लड़ेगा। वाइकावा भी सुचाई से लड़ना चाहती है क्योंकि उसने रिकू की बहुत ही खराब हालत की है। सुचाई अपने पावरफुल फिस्ट से अटैक करता है, उसे रोकने की कोशिश करती है वाइकावा अपने आइस विंड मैजिक से, बट वो सुचाई का कुछ भी नहीं कर पाती है, जिसके वजह से उसे अटैक लगता है। वो अभी आसमान में उड़ रही है, गिरने से पहले ही उसे रिकू बचा लेता है, जिसके वजह से उसे ज्यादा डैमेज नहीं होता है। बेहोश होने से पहले वाइकावा खुश है कि रिकू जिंदा है। वाइकावा की ऐसी हालत को देखकर रिकू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसके आंखों में खून आ जाता है। वो ये सोचता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड्स की ऐसी हालत करने की। अगर इसे 100 डीमंस ऑफ नाइट पीरियड को खत्म करना है, रोकना है, तो इसे मेरे लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यहीं पर सुचाई इम्प्रेस्ड है कि रिकू अब भी जिंदा है। खुद की बुरी हालत होने के बाद भी अपने फियर एबिलिटी का यूज करते हुए रिकू आगे बढ़ता है, जहाँ पर सभी उसके फ्रेंड्स एंड ट्रेनर्स देख रहे हैं उसे। सभी को पता चलता है कि रिकू का याकाई ओरा खत्म हो चुका है। वो अभी ह्यूमन फॉर्म में है मगर अपनी फ्रेंड्स के हालत का बदला लेने के लिए वो अब भी अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सभी लोग ही रिकू को रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि सुचाई एक ऐसा डीमन है जिसके दिल में डर नहीं है, उसे फियर फील होता ही नहीं है और वो अकेला ही नाइट पीरियड को खत्म कर सकता है। मगर शॉकिंगली रिकू ने सुचाई के एक उंगली को काट दिया है। सभी लोग ही हैरान हैं कि कैसे रिकू ने यह किया। हमें पता चलता है कि रिकू ने एक टेक्निक का यूज किया जिसका नाम है निनिक्यू मारू। और अब जब सुचाई अटैक कर रहा है तो लग रहा है कि उसके अटैक काम नहीं कर रहे हैं रिकू पर। रिकू जी जान से सुचाई पर अटैक कर रहा है मगर अगर वो हारता है तो उसके सभी ट्रेनर्स एंड फ्रेंड्स चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुचाई के पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो अकेले ही नाइट पीरियड को खत्म कर सकता है एंड उसकी फियर भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सुचाई रिकू पर हमला करने के बाद अपने फिंगर को सही करने के साथ ही आगे बढ़ने लगता है। रिकू भी यह ठान चुका है कि वो सुचाई से नहीं हार सकता है, इसलिए भी क्योंकि वो एक कमांडर है। वहीं पर सुचाई को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो क्यों रिकू को नहीं खत्म कर पाया। बट किस्मत रिकू के साथ नहीं है क्योंकि वो अभी ह्यूमन फॉर्म में है, तो वो चाह कर भी हमला नहीं कर सकता है और ह्यूमन फॉर्म की कमजोर बॉडी के वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर रिकू की हालत को ठीक करने के लिए उसे मलहम पट्टी किया जाता है। साथ ही रिकू को जिंदा देखकर सभी लोग खुश है। हमें फिर रिकू के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिकू के पास हागुरोमा आती है ये बताते हुए कि तुम्हारे पापा ने एक ह्यूमन से शादी की और तुम्हारे ब्लड को मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, मगर मुझे यकीन है कि न्यूरोहिन का ब्लड तुम्हारे अंदर है और तुम्हारे अंदर का डीमन एक ना एक दिन जरूर जागेगा। मगर मैं तुम्हें खत्म करने के लिए आई हूँ। इसलिए वो अटैक करती है रिकू पर, बट रिकू के पापा आकर रिकू को तो बचा लेते हैं मगर उनकी जान इसमें नहीं बचती है। रिकू आगे बढ़ता है तो वो अपनी माँ को देखता है जो कि रो रही है। रिकू को समझ नहीं आता है कि उसकी माँ क्यों रो रही है।
अगले ही पल रिकू फाइट करने लगता है सुचाई से, मगर इस बार उसके एक भी अटैक, उसका स्वॉर्ड भी सुचाई का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है। मगर ये सभी ही बुरा सपना होता है। रिकू उठता है तो वो अपने सामने जुकी को देखता है। जुकी ये बताता है कि वो उसकी ट्रेनिंग के लिए आया है, मगर रिकू ये बताकर आगे बढ़ने लगता है कि मुझे फाइट करने के लिए जाना है। मगर वो आगे बढ़ते ही उसे फील होता है जुकी के फियर का, जिसकी वजह से वो रुक जाता है। जुकी का फियर एबिलिटी, उसका टेक्निक इतना ज्यादा इंटेंस एंड पावरफुल है कि उससे रिकू पूरी तरह से डर चुका है। वो पैनिक कर रहा है। जुकी रिकू को ये बताता है कि तुम सिर्फ अटैक को डॉज कर सकते हो और री अटैक कर सकते हो, मगर तुम्हारे स्वॉर्ड की रियल पावर को तुम अब तक अवेकन नहीं कर पाए हो। जुकी ये कहता है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा न्यूरोहिन से, एंड अभी जो तुम हो उससे। जुकी के पीछे कोई है जो कि ये कहता है कि ये बच्चा ऐसे नहीं समझेगा, इसलिए जुकी ये ऑर्डर करता है कि रिकू अपना स्वॉर्ड निकालो, ये बताते हुए कि तुम्हें मास्टर बनने से पहले 100 डीमन का मास्टर बनने के लायक होना पड़ेगा। रिकू कुछ पूछ पाता कि उससे पहले ही उस पर अटैक होता है। दूसरी तरफ हाकुरुमो ने लास्ट सील को भी तोड़ दिया है। जुकी की इस तरह की इंटेंस फियर को देखकर रिकू पूरी तरह से हैरान है। जुकी यह कहता है कि मेरे फियर को काटने की कोशिश करो, इसके लिए तुम्हें अपने फियर को मुझसे भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वह यह भी कहता है कि एक परेड की पूरी स्ट्रेंथ उसके लीडर की स्ट्रेंथ ही डिसाइड करती है। तो एक पावरफुल परेड को कामयाब करने के लिए तुम्हारी ताकतों को बढ़ाना जरूरी है, इसलिए तुम्हें खुद को एंड तुम्हारे ग्रैंडपा से भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा उन्हें, और तुम्हें खुद को भी सरपास करना पड़ेगा। मगर रिकू ये बताता है कि एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं एक ह्यूमन भी हूँ। जो कि यह कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे ट्रेनिंग में तुम एक ह्यूमन बनकर ही ट्रेनिंग करोगे। वो ये भी रिवील करता है कि नूरा क्लैन का स्ट्रॉन्गेस्ट एरा तब था जब उसका फादर लीडर था, और उसका फादर भी हाफ ह्यूमन ही था। हमें इस सोच को बदलना पड़ेगा कि ह्यूमन इंसान कमजोर होते हैं, तुम जो हो तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग बनना दूसरा कदम है। इसके बाद ही एक पर्सन अटैक करता है रिकू पर, जिसने पहले ये कहा था कि ये बच्चा ऐसे नहीं समझेगा। रिकू पूरी कोशिश करता है दो याकाई से फाइट करने की, दो याकाई को रोकने की, मगर कमजोर होने की वजह से वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता है और बेहोश हो जाता है। वो दूसरा पर्सन रिकू को खत्म करने वाला है, क्योंकि रिकू बहुत ही कमजोर है, मगर उसे ऐसा करने से जुकी रोक लेता है, कहते हुए कि मैंने तुम्हें ये करने के लिए कभी भी अलाउ नहीं किया था। वो याकाई मान जाता है। फिर जब रिकू आंखें खोलता है तो अपने सामने जेन को पाता है। जेन ने ही रिकू के सभी घावों को ठीक किया है अपने मेडिसिन का यूज करते हुए। जेन ये बताता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी सभी इंजरीज को ही ठीक करने के लिए आया हूँ। रिकू माफी मांगता है कि वो कमजोर है, इसके वजह से जेन उसे एक पंच करता है, ये कहते हुए कि तुम सुप्रीम कमांडर हो, तुम जो चाहो तुम वो कर सकते हो। और हाँ, जो कि ट्रेनिंग के लिए जल्दी ही यहाँ पर आने वाला है जब सन निकलेगा। यहीं पर रिकू ये सोच रहा है कि वो दो टेक्निक्स क्या हो सकते हैं। जेन फिर अपने परिवार की कहानी सुनाता है कि कैसे जब वो नूरा क्लैन से फाइट करते थे तो वो अपने विंग्स को बाहर निकालते थे। फिर जेन अपने जहरीली पंखों को बाहर निकालता है, और यही जेन का फियर है। वो चाहता है कि वो रिकू के लिए अपने इस फियर का यूज करे। रिकू भी थैंक यू कहता है, क्योंकि जेन की सभी बातों सुनने के बाद रिकू इनकरेज हो चुका है फाइट करने के लिए, अच्छे से आगे बढ़ने के लिए। जब सूरज निकल गया तो जुकी वेट कर रहा है कि कब रिकू फॉरेस्ट से बाहर निकल कर आएगा। जुकी पीछे घूमता है तो उसके सामने रिकू होता है। रिकू यहाँ पर आया है ये जताने के लिए कि वो भगौरा नहीं है और वो ट्रेनिंग करेगा। दिन भर ट्रेनिंग करने के बाद वो उस रात को बड़े ही अच्छे से खाना खाता है। रिकू के दिमाग में उस स्वॉर्ड के बारे में चल रहा है जो कि सुचाई को खत्म करने के काबिल है। ये ट्रेनिंग दिन में ही होती है, क्योंकि उसी वक्त ही रिकू ह्यूमन फॉर्म में होता है। मगर तभी वहाँ पर बहुत सारे याकाई चले आते हैं। रिकू ये मानता है कि ये उसके ट्रेनिंग का ही हिस्सा है, मगर ये सभी याकाई तो रिकू को खत्म करने के लिए आए हैं। रिकू आगे बढ़ता है और याकाई को खत्म भी करता है। रिकू जेन को यहाँ से भागने के लिए कहता है, मगर जेन ये बताता है कि वो रिकू के साथ रहकर ही उसकी मदद करेगा और लड़ेगा भी। अब कुछ देर तक एक दूसरे में काफी बहस करने के बाद रिकू मान जाता है कि जेन उसके साथ ही रहेगा। दूसरी तरफ जुकी भी कैबिन के लिए रवाना हो चुका है। जाते हुए वो ये सोच रहा है कि मुझे पता है कि न्यूरहिन की वजह से रिकू ने टोनो में ट्रेनिंग की, और इसी वजह से ही उसने सुचाई के सभी अटैक्स को काउंटर एंड डिफेंड किया, मगर उसे अभी अपने बारे में पता करना बाकी है। उसे ये समझना पड़ेगा कि ह्यूमंस किसी भी परिस्थिति में आसानी से ही अडेप्ट कर जाते हैं, क्योंकि जुकी भी पहले एक ह्यूमन रह चुका है तो उसे इस बात का अंदाजा है। रिकू ये शुरू से ही मानता आया है कि ह्यूमन कमजोर होते हैं, एंड यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि मुझे याद है सेकेंड ईयर का जब हम सभी ही बहुत ही स्ट्रांग थे, क्योंकि हम भरोसा करते थे रिकू के पापा पर जो कि ह्यूमन थे। उनकी ह्यूमन थिंकिंग पर हम यकीन करते थे। आगे बढ़ते हुए जुकी यह चाहता है कि रिकू एक टेक्निक का यूज करे जिसके वजह से वो अपने फियर एबिलिटी को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। दूसरी तरफ रिकू बहुत ही ज्यादा थक चुका है याकाई से लड़ते हुए कैबिन में, क्योंकि याकाई बहुत ही ज्यादा है।
रिकू की मदद करने के लिए जेन अपने जहरीले पंखों को निकालता है और उससे अपनी फियर एबिलिटी को आगे करता है, जो कि आगे जाकर रिकू के ही स्वॉर्ड में समाने लगती है और बहुत सारे पावर्स होने की वजह से रिकू का स्वॉर्ड भी वाइब्रेट करने लगता है। और इस फियर से भरे हुए स्वॉर्ड में इतनी ज्यादा पावर थी कि एक स्लैश करने पर ही याकाई के साथ ही पूरे केविन को ही रिकू ब्लास्ट कर देता है। और पास ही में ही जुकी था, जो कि रिकू के इस इंटेंस एंड इविल फियर को देखकर हैरान है और कुछ भी नहीं कह पा रहा है। उसके आसपास सभी याकाइस गिरने लगते हैं और रिकू ये पूछता है कि क्या यही वो टेक्निक है जो तुम मुझे सिखाना चाहते थे। जेन, जो कि इस मूव का यूज करके बुरी तरह से थक चुका है, उसे अपने पिताजी की बातें याद आती थी। उन्होंने कहा था कि अपने पंखों को फैलाओ 100 डीमंस के परेड को सपोर्ट करने के लिए, और यही पावर है नूरा क्लैन की। जुकी को यहीं पर याद आता है कि औरों पर भरोसा करो ताकि वो तुम पर भरोसा करे एंड मिलकर अपनी पावर्स को बढ़ाओ। यही हिडन टेक्निक था लॉर्ड ऑफ द नाइट 100 डीमन परेड का, जिन्हें इक्लिप्स कहा जाता है। दूसरी तरफ कोटोनो मेंबर्स वेट कर रहे हैं अपने अगले मूव का। वह सभी ही बुरी तरह से घायल थे, मगर रिकू को देखकर उनको एक नई पावर का एहसास हुआ। दूसरी तरफ वाइकाबा अब भी सुचाई के कैद में है, क्योंकि सुचाई ये चाहता है वो वापस से रिकू से फाइट करे, इसलिए भी क्योंकि सुचाई को रिकू इंटरेस्टिंग लगा। तभी ही रिकू अपने मेंबर के साथ इसी प्लेस पर चला आता है। गायब होने के साथ ही रिकू अपेयर होता है वाइकाबा के पीछे उसे बचाने के लिए। रिकू सुचाई को ये बताता है कि इस बार मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। वाइकाबा भी रोते हुए ये बताती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वाइकाबा पीछे नहीं हट सकती है, वो मदद करेगी रिकू की, क्योंकि वाइकाबा ये नहीं चाहती थी पिछली बैटल में जैसा हाल रिकू का हुआ वो फिर से हो। रिकू वाइकाबा को ये बताता है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुझे बचाने की, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे तुम्हारे दिल, दिमाग, शरीर और तुम्हारी आत्मा की सपोर्ट की जरूरत है। इन बातों को सुनकर वाइकाबा भी मदद करती है रिकू की। वाइकाबा के साथ जुड़ने के बाद रिकू को भी एक नई पावर का एहसास होता है। रिकू के स्वॉर्ड के पास अब आइस की भी पावर है, साथ ही उसमें वाइकाबा के फियर भी है। अपने एक ही स्लैश से रिकू सुचाई के एक आर्म को जमा देता है एंड जमाने के साथ ही वो उस आर्म को भी खत्म कर देता है आगे बढ़ते हुए। अपने इस नए मूव को रिकू नाम देता है इक्विप पिंक ब्लॉसम अंडर द स्नो। सुचाई भी ये सोचता है कि अगर अब मैं सीरियस नहीं हुआ तो मैं मारा जा सकता हूँ, इसलिए रिकू को फंसाने के लिए सुचाई एक बैरियर बना देता है रिकू के आसपास एंड उसमें अभी रिकू है। साथ ही सुचाई बहुत ही एक्साइटेड है, क्योंकि रिकू 1000 सालों में उसका पहला एक ऐसा ओपोनेंट है जिसने उससे सीरियस होने पर मजबूर कर दिया है। वहीं पर जेन एंड वाइकाबा भी चले आते हैं रिकू की मदद करने के लिए। नाइट परेड को रोकने के लिए सुचाई को रिकू को खत्म करना पड़ेगा। सुचाई ये कहता है कि ये तो बस 3 है 100 में से, मगर सुचाई रॉन्ग होता है, क्योंकि वहीं पर चले आते हैं इटाकू, अमीशो एंड ओसीमा, यानी कि दोनों स्ट्रेंथ बनेंगे रिकू की। रिकू खुश है कि बाकी लोग उसे अपनी स्ट्रेंथ दे रहे हैं, मगर रिकू को ओसीमा का फियर नहीं पता है, इसलिए वो अभी उसकी मदद नहीं चाहता है। फिर ओटाकू अकेले ही हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है ताकि बाकी लोग दोनों को ये बता सके कि हिडन टेक्निक का यूज कैसे किया जाता है। दोनों की स्किल्स को देखने के बाद रिकू भी अमेज एंड सरप्राइज है, इसलिए रिकू ओटाकू के फियर एंड उसके पावर का यूज करना चाहता है। ओटाकू इस बात के लिए नहीं मानता है, क्योंकि आज तक वो किसी के भी पीछे नहीं खड़ा हुआ है, मगर उसे रोकते हुए रिकू ये बताता है कि मैंने तुम्हारे टेक्निक को मास्टर कर लिया है। इस बात को सुनते ही ओटाकू मान जाता है उसके ब्लेड में अपनी पावर को इंजेक्ट करने के लिए, साथ ही अपने फियर का भी उसे यूज करने देने के लिए। सुचाई, जो कि पूरी तरह से सीरियस हो चुका है, वो अपने बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी की पावर निकालने लगता है। अपने हाथ को वो आगे बढ़ाता है रिकू की तरफ ताकि वो उसे अपने हाथों से ही कुचल सके, मगर वक्त रहता ही रिकू जंप करता है। जंप करने के साथ ही वो अटैक भी करता है सुचाई पर, और इसी अटैक की वजह से सुचाई बीच से ही कट जाता है और सुचाई का फियर बाहर निकलने लगता है। सभी लोग ही इस नज़ारे को देखकर हैरान हैं। दूसरी तरफ हागुरामा बर्थ देने के लिए तैयार है, मगर तभी ही वो इंटरप्ट होती है एक वॉइस से, इसलिए वो उस वॉइस का पता करने के लिए कहती है, मगर इसकी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर चले आए हैं न्यूरेहिन, वो भी अपने गोल्डन एज के फॉर्म में। ये वही है जिनका सामना हागुरामा ने 400 साल पहले किया था। हागुरामा अपने टेल से अटैक करने की कोशिश करती है न्यूरेहिन पर, मगर न्यूरेहिन बड़े ही आसानी से उसे अपने तलवार के नीचे ले आता है। न्यूरेहिन ये पूछता है कि क्या तुमने ही सेकंड ईयर को खत्म किया था, बट हागुरामा न्यूरेहिन के पकड़ से निकलते हुए यह कहती है कि अंधकार ही दुनिया पर राज करेगा, और जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। यहीं पर न्यूरेहिन भी यह कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें मारने की मुझे कोई जरूरत है, ये काम मेरा पोता ही करेगा, इसलिए मैं ये काम उसी पर छोड़ता हूँ। न्यूरेहिन कुछ और बोले कि उससे पहले ही उन पर अटैक होता है हागुरामा के ही किसी डीमन से, एंड वहाँ पर बहुत सारे डीमंस भी चले आते हैं। न्यूरेहिन को भी यह लगता है कि अब वो नहीं बचेंगे, मगर वक्त रहते ही करासु वहाँ पर चला आता है, वो न्यूरेहिन को यहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ रिकू से सुचाई यह कह रहा है कि अपने पूरी जिंदगी में उसने किसी के आगे भी घुटने नहीं टेके। सुचाई एक मिस्टीरियस कायोटो याकाई रहा है, जिसके बारे में सभी ही बात करते थे। वो एक आयाकासे भी है, एक इंसान होने के साथ ही जिसने डार्कनेस पर रूल किया।
वो भी कायोटो पर हजारों साल पहले एक अनियोजी होने के साथ ही। सुचाई फिर अपने हेड को सील अप कर लेता है और वो ये कहता है कि मैं उसका वेट करूंगा जब तक वो पैदा नहीं होता है, इसलिए मैं जा रहा हूँ सोने। और इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। रिकू जीत तो गया है मगर उसे जीता हुआ लगता नहीं है। रिकू के सामने ही एक कैसल पर स्टॉर्म आ चुका है। किरीमारू अपने डीमन से कहता है कि जाकर न्यूरोहिन की खोज करो, क्योंकि अपने इंजरी की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। फिर वो चूजी जो कि एडवाइजर है हागुरोमो की, उसे हागुरोमो के लेबर के बारे में बताता है। किरीमारू को तभी को ये बताता है कि रिवर स्ट्रीट को नाइट परेड ऑफ 100 डीमंस ने कब्जा कर लिया है और उनका सुप्रीम कमांडर रिकू है। इसके बाद ही जिस कैसल में हागुरोमो था वो एक स्पेल की वजह से पूरी तरह से ही तबाह होने लगता है। फिर वहाँ से हागुरोमो ऊपर आती है एक अजीब से स्ट्रक्चर के साथ ही, एंड फिर वो अजीब सा स्ट्रक्चर ही एक बेबी में कन्वर्ट होने लगता है। अब यहाँ पर अंधकार, बुराई और नफरत का बेटा जन्म लेने वाला है और इस बात से चूजी काफी ज्यादा खुश है। अभी तक हागुरामा के लिए सभी चीजें ही बहुत ही अच्छी हो रही है। हागुरामा ये बताती है कि बहुत साल पहले जब इंसान अपने बुरी कामों की वजह से बुरी शक्तियों से घिर चुके थे, तभी एक लड़की ने यह डिसाइड किया था कि वो इस दुनिया को अंधकार से ही भर देगी, ऐसा काला अंधकार जो कि उसके बालों एंड आंखों से भी ज्यादा काला हो। वो अपने सर्वेंट्स को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है। अब क्योंकि उसे प्रोटेक्शन चाहिए, इसका मतलब है न्यू अभी फाइट नहीं कर सकता है, उसे पूरी तरह से कंप्लीट होना है क्योंकि वो ओरिजिनली ही एक ह्यूमन है। इस बात को जानते ही रिकू आगे बढ़ने लगता है क्योंकि यही मौका है हागुरामा से फाइट करके उसे खत्म करने का। अटैक करने के साथ ही वो सामने है हागुरामा को देखने के साथ ही रिकू को अपने बुरे सपने का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हागुरामा वही है जिसने रिकू के फादर को मारा था। हागुरामा ये मानती है कि ये फिर से न्यूरोहिन ही है जो कि उसके रास्ते में आ रहा है। हागुरामा रिकू से पूछती है कि हमेशा तुम्हारे परिवार के लोग ही क्यों मेरे रास्ते में आते हैं, एक ऐसी दुनिया बनाने के रास्ते में जहाँ पर आयाकाशी रूल कर सकते हैं। रिकू भी पूछता है तो क्या इसीलिए तुमने मेरे पापा को मारा। इस सवाल को सुनते ही हागुरामा का फेस रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा है। रिकू अपने सभी तलवारों के साथ अभी अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में है। सुचाई जो कि हागुरामा के पीछे ही है, वो हागुरामा से रिकू से फाइट करने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि न्यू का ख्याल मैं रख लूंगा। हागुरामा को ये नजर आ रहा है कि किरीमारू कैसे हार गया, मगर अपने एक ही अटैक से वो पूरे ही स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है रिकू के। हागुरामा को कोई भी डैमेज नहीं होता है। वहीं पर रिकू को किरो ये बताता है कि हागुरामा के पास जाने के बाद मुझे रिलीज कर दो ताकि मुझे अटैक करने का मौका मिले। किरो सभी 9 टेल्स पर अटैक करेगा और इस मौके का फायदा उठाकर वो अटैक कर पाएगा, मगर इस प्लान में किरो की जान भी जा सकती है, इसके लिए किरो भी तैयार है क्योंकि वो ऐसा ही चाहता है। फिर रिकू बहुत ही वेपन्स का यूज करते हुए अटैक करता है, मगर उसके हर एक वेपन को ही बड़े ही आसानी से तोड़ देती है हागुरामा। इस मौके का भरपूर यूज करते हुए रिकू भी पास चला आता है। हागुरामा कैन उसे वो स्टैप करता है, मगर इस हमले की वजह से हागुरामा को कुछ भी नहीं होता है उसके स्मोक टाइप ऑफ बॉडी की वजह से, क्योंकि ऐसे अटैक न्यूरोहिन भी पहले कर चुका है। इसके बाद रिकू को सामना करना पड़ता है हागुरामा के स्लाइसिंग अटैक का। इस अटैक की वजह से रिकू को बहुत ही ब्रूटल डैमेज होता है। हागुरामा फिर से अटैक करती है ताकि वो रिकू का लीवर ले सके, मगर तभी ही हागुरामा को फ्लैशबैक आता है रिकू के फादर को स्टैप करने का। इसके वजह से रिकू पकड़ लेता है हागुरामा के स्वॉर्ड को अपने हाथों से ही। इससे हागुरामा भी इम्प्रेस्ड है, मगर उसे अब भी रिकू के खून एंड उसका लीवर चाहिए। रिकू ये पूछता है कि काश तुम वापस से वो लड़की बन जाती जिसे मैं जानता था। वो काफी हंसती थी। रिकू हागुरामा से उसके ह्यूमन पार्ट को वापस से जिंदा करने का कहता है। साथ ही हागुरामा बहुत बार ह्यूमन बॉडी में रीइंकार्नेटेड हो चुकी है, इसलिए अब भी कहीं ना कहीं ह्यूमन वैल्यू एंड पार्ट अब भी जिंदा है हागुरामा के बॉडी में। इसलिए रिकू ये कहता है कि मैंने तुम्हें पहली बार तब देखा जब ट्रीज के पत्ते गिर रहे थे। हागुरामा को फिर से फ्लैशबैक आता है जिससे वो वापस से घबरा जाती है। इन बातों को सुनने की वजह से वो इरिटेट भी हो जाती है। वो ये कहती है कि मैं हजारों बार ही रीइंकार्नेटेड हो चुकी हूँ, तो मुझे तुम्हारी बातों से फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हागुरामा अटैक करने लगती है रिकू पर, एंड वो ये भी जानती है कि रिकू कमजोर है, इसलिए रिकू भी हारने लगता है। वो अटैक करती है स्पीयर ऑफ 4 टेल्स से, एक वेपन से रिकू को स्टैप करने के साथ ही। भी रिकू हिल नहीं सकता है, वो अपने फियर का भी यूज नहीं कर सकता है। रिकू को देखने की वजह से हागुरामा को रिकू का बचपन का फेस याद आता है जो कि हर तरफ ही है, मगर वो अपने फियर के वजह से खुद को संभालती है। साथ ही बहुत ही देर हो चुका है क्योंकि न्यू जन्म ले चुका है। रिकू अभी बात करना जारी रखता है, मगर हागुरामा तो अपने बेटे पर ही फोकस करे हुए है। हागुरामा ये बताती है कि वो जितनी बार भी रीइंकार्नेटेड हुई है, वो चाहती थी अपने बेटे को जन्म देना, मगर हर बार ही वो नाकामयाब हुई है। 400 साल पहले वो अपने बेटे को जन्म देने ही वाली थी, मगर न्यूरोहिन की वजह से वो फिर से ऐसा नहीं कर पाई।
इस याद के वजह से हागुरामा गुस्सा होकर अटैक करती है फिर से रिकू पर। रिकू अपने डैड का नाम लेता है जिसके वजह से एक छोटी सी याद आती है हागुरामा को। इसके वजह से हागुरामा खुद में ही डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर यूरा अटैक करना चाहती है अपने शिगामी हागन का, ताकि वो हागुरामा को सील कर सके। जिस तरह से 400 साल पहले हाइपमोटो ने यूज किया था पावर्स ऑफ एंशिएंट गॉड्स का, यूरा भी वैसे ही करती है और गॉड्स अपेयर होने के साथ ही स्पेल के वजह से अब हागुरामा सील होने वाली है। इस मौके का फायदा उठाते हुए रिकू स्लैश करता है हागुरामा को बीच से ही, और हागुरामा देखती है रिहान को जो कि रिकू के फादर है अपने आंखों के सामने। हागुरामा के आंखों से आंसू आते हैं। जिस बॉडी का उसने यूज किया था वो तो बस वैसल था, फिर रियल हागुरामा अपेयर होती है। हागुरामा का हेड दुखने लगता है क्योंकि उसका वैसल तो जा चुका है। वो चीजों से पूछती है कि तुमने मुझे लाने के लिए क्या कुछ किया। ऐसा लगता है कि चीजों ही इन सभी चीजों के पीछे था एंड उसका विश भी अब ग्रांटेड हो चुका है। सेमे ही वो थी जो कि हागुरामा के सभी स्ट्रेंथ को ही आगे पुश कर रही थी। इसके बाद ही हागुरामा को तकलीफ होने लगती है और सभी ही उसे देख रहे हैं। वेसल के बॉडी को रिकू लिए हुए है जो कि सिस्टर है हागुरामा की। फिर वहाँ पर सेमे आता है जो कि न्यू ही है, एक ऐसा मैन जिसके पास सुनहरे बाल होने के साथ ही सुनहरी आंखें भी है। अपने बेटे को देखकर हागुरामा बहुत ही खुश है, वो उसे गले से भी लगाती है। मगर सिमे अपने माँ को नरक की आग में झोंक देता है। वो अपने माँ का शुक्रगुजार है कि उन्होंने हजारों साल की तकलीफों के बाद उसे इस दुनिया में जन्म दिया, मगर उनकी जरूरत यहीं तक थी। इसीलिए अब सीमे ट्रू लॉर्ड ऑफ द नाइट परेड बनेगा। शहर को देखकर ही सीमे बहुत ही बुरा फील करता है, डिस्कस्टिंग फील करता है, इसलिए वो अटैक करते हुए शहर को ही तबाह करने लगता है कायोटो को वापस से बसाने के लिए। सीमे जिसने अपनी माँ को खत्म किया है, इस हरकत को देखकर रिकू भी काफी हैरान है। वो पर्सन जो कि हजारों साल पहले ही मर चुका है, उसे इस दुनिया में क्या चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं अब तुम्हें खत्म कर दूंगा। ऐसा बोलने के साथ ही रिकू अपने बहन को नीचे रखता है, आगे बढ़ने लगता है। वो सीमे को खत्म करने के लिए रिकू को रोकने की कोशिश करते हैं उसके सभी आर्मी, क्योंकि अकेले सीमे को खत्म कर पाना बहुत ही मुश्किल है। सभी के ना सुनते हुए रिकू अटैक करता है स्वॉर्ड से सीमे पर, मगर उसे तो अपने एक उंगली से ही रोक लेता है न्यू, ये कहते हुए कि मुझे मारने के लिए ये काफी नहीं है। न्यू स्वॉर्ड को उंगली के दबाव से ही तोड़ देता है। रिकू को पता है रिकू भले ही कितना पावरफुल क्यों ना हो, मगर वो न्यू के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए न्यू अपने स्वॉर्ड का समन करते हुए अटैक करने ही वाला होता है रिकू पर, मगर उसके सामने उसकी बहन चली आती है। इसलिए न्यू रुक जाता है, मगर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है रिकू पर, मगर रिकू को बचा लेता है न्यू रेहन। वो सभी से कुछ समय मांगता है ताकि वो कोई प्लान रेडी कर सके। न्यू से फाइट करने के लिए मोस्ट पावरफुल अनियोजी चले आए हैं। वो बैरियर का काम कर रहे हैं रिकू के लिए। रिकू अपने ग्रैंडपा से पूछता है कि क्या यही मेरी बहन है, बट इस बात के लिए मना कर देते हैं न्यू रेहन, यह कहते हुए कि इसका नाम यामाबुकी है और ये आयाकाशी वाइफ थी रिहान की, मीन्स अब ये रिकू की माँ है। बहुत साल पहले यामाबुकी को अपने कैसल में लेकर आ गया था रिहान, ये कहते हुए कि मैं इसे शादी करना चाहता हूँ। न्यू रेहन लड़की से पूछता है कि क्या तुम एक सेकंड ईयर से शादी करना चाहते हो, तुम तो एक सीधी और सुंदर हो। और यामाबुकी मान जाती है और इस वक्त से ही रेहान का गोल्डन एज शुरू हो जाता है। बट फॉक्स के कर्ज की वजह से इनका क्लैन कभी भी अच्छी हालत में नहीं रह सकता है, इसलिए रेहान भी नहीं रह पाता है। और इसीलिए रेहान एंड रिकू एक आयाकाशी यानी एक ह्यूमन का, और इसी फॉक्स के कर्ज की वजह से यामाबुकी 50 साल तक गर्भवती नहीं हो पाई, इसलिए वो खुद को ही ब्लेम करती थी। वो एक लेटर एंड एक यामाबुकी फ्लावर रख के वहाँ से चली गई एंड इस लेटर को जब रेहान पढ़ रहा था तभी उसे स्टैप किया गया था। वो फ्लावर दर्शाता है यामाबुकी के इनफर्टिलिटी को। इस फ्लावर के पास फूल तो बहुत अच्छे होते हैं मगर फल नहीं। वो इस दुनिया को अलविदा कह पाई मगर अपने सपनों को नहीं, इसलिए यामाबुकी का सोल रिबर्थ हुआ और न्यू जन्म लेने से पहले नर्क में था। और हर एक सदी में ही जब जब इंसानियत और ये दुनिया अंधकार की तरफ गई है, तब हागुरामा ने अपने बेटे को जन्म देने की कोशिश की है, मगर हर बार ही नूरा फैमिली की वजह से वो नाकामयाब हुई है। न्यू इस दुनिया में तभी आ सकता था जब रेहान मरता। साथ ही सैनमोटो जो कि जीसस का फादर था, जो कि रेहान के हाथों से ही मरा था, उसे बदला चाहिए था। इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। जीसस का इल्यूजनरी फेयर का यूज करते हुए वो एक लड़की को फॉर्म करते हैं जो कि होती है रिहान की बेटी। न्यू का सोल रिवर्स टेक्निक का यूज करते हुए ये कामयाब होते हैं ऐसा करने में। सैनमोटो हागुरामा को कुछ गलत यादें देती है जिससे उसे लगता है कि वो ही रेहान की बेटी है। इस वजह से वो पूरी तरह से हागुरामा की वेसल बनने के काबिल हो जाएगी, साथ ही वो मार पाएगी रेहान को। ये लड़की ये बताती है कि किसी की आवाज सुनने के बाद ही उसे ये एहसास हुआ कि वो ही रेहान की बेटी है एंड रिकू की बहन है। एंड इस बात का यकीन वो रिकू को भी दिला देती है रेहान के सामने। रेहान तो इस बात को शुरू में नहीं मानता है मगर लड़की को देखकर वो भी पिघल जाता है। वो हाथ आगे बढ़ाता है उसे अपनी बेटी बनाने के लिए। साथ ही यह दिन इस लड़की के लिए बहुत ही अच्छा था। रिकू किसी चीज की वजह से डिस्ट्रैक्टेड होकर आगे बढ़ जाता है एंड यहीं पर रेहान भी डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है यामाबुकी फ्लावर से। यामाबुकी फ्लावर्स को देखकर रेहान को उसकी बीवी की यादें आती है, मगर लड़की के हाथ में कुछ है
वो एक तलवार को निकाल कर रेहान को स्टैब कर देती है पीछे से। रेहान को मारने के बाद उसे एहसास होता है कि ये उसने क्या कर दिया है। इसी वजह से वो खून के आंसू रोने लगती है। चीजो जो कि वहीं पर था और सभी चीजों को वो देख चुका था, इसलिए हागुरामा के तौर पे वो हंसता है, ये सोचते हुए कि इसने अभी अपने एक चाहने वाले को खत्म किया है, इसलिए अब ये हागुरामा के वेसल के तौर पे पूरी तरह से तैयार है। मगर इन सभी बातों के बाद प्रेजेंट में अब वक्त आ चुका है कि इस कहानी को खत्म किया जाए। न्यू के सामने रिकू है। न्यू बिना कुछ करे ही अटैक कर देता है। वो ये कहता है कि ये तो बस शुरुआत है एक ऐसे दुनिया की जहाँ पर सच्चाई पर राज करेगा बुराई। न्यू रेहन मुस्कुराते हुए ये पूछता है कि तो क्या तुम भी कभी ह्यूमन थे? न्यू ये बताता है कि हजारों सालों के बाद मुझे ये फॉर्म मिला है। मुझे एक ह्यूमन वेसल की जरूरत थी, मगर अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। न्यू रेहन ये बताता है कि मेरा बेटा और मेरा पोता मेरा गर्व है, क्योंकि वो एक ह्यूमन होने के साथ ही आया काशी भी है। मगर न्यू ये वादा करता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे वंश को ही खत्म कर दूंगा। रिकू की आर्मी आ चुकी है उसकी मदद करने के लिए, मगर ये आर्मी न्यू के लिए कुछ भी नहीं है। अपने पावर का यूज करते हुए न्यू एक सूर्य की तरह चमकता है। इस अटैक की वजह से तबाही होता है और इस तबाही में बहुत से कमजोर याकाई मारे जाते हैं और सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ही बचते हैं। रिकू अपने नाइट परेड को यह कहता है कि मुझ पर भरोसा करो, मुझे अपनी पावर्स दो। यहीं पर न्यू रेहन एक और स्वॉर्ड रिकू को देता है, क्योंकि रिकू का स्वॉर्ड टूट चुका है। अपनी मॉम को कंसीव करने में हजारों साल की प्रॉब्लम दी है न्यूरा क्लैन ने, इसलिए न्यू अब न्यूरा क्लैन को खत्म करेगा और न्यू को रोकने का काम सिर्फ रिकू ही कर सकता है। इसलिए वो अपने सभी टीममेट्स के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अपने तलवार के साथ ही वो अटैक करने की कोशिश करता है न्यू पर, मगर न्यू का बैरियर उसे प्रोटेक्ट करता है और उसके पावर के वजह से रिकू दूर जाकर गिरता है। अपने डिमोनिक स्वॉर्ड का यूज करते हुए वो अटैक करता है, जिसकी वजह से वापस से डिस्ट्रक्शन होता है। इस अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि न्यू रेहन भी कुछ नहीं कर पा रहा था, मगर धमाके से बाहर निकलता है रिकू बिल्कुल एक किंग के जैसे। अपनी सभी टीममेट्स को अपने पीछे उनका पावर यूज करने के लिए रखकर रिकू आगे बढ़ने वाला है। अपने परेड को कंटिन्यू करते हुए रिकू बहुत ही पास आ चुका है न्यू के। अपनी पावर से न्यू के बैरियर को तोड़ने के साथ ही रिकू अटैक करता है। रिकू के कुछ अटैक्स को तो न्यू डॉज करता है, मगर जब इन दोनों के स्वॉर्ड्स एक दूसरे से क्लैश करते हैं तो एक एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन खत्म होने पर और धुआं हटने के बाद सभी को यह पता चलता है कि न्यू खत्म हो चुका है। रिकू फिर खुद के साथ ही अपने ग्रैंडपा और अपने पापा को एक सुंदर से ट्री के नीचे पाता है। रिकू सोना चाहता है, मगर उसके पापा उसे कहते हैं कि मत सो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। क्योंकि मेरे बेटे अब तुम्हें नूरा क्लैन को लीड करना है, तुम्हें इस क्लैन का थर्ड एयर बनना है। इतना बोलकर रेहान वहां से चला जाता है। फाइट एंड होने के बाद और दुनिया को बचाने के बाद नूरा क्लैन के सभी मेंबर्स ही अपने कैसल में चले आए हैं। न्यू रेहन अपने सभी मेंबर से कहता है कि फैमिली के कुछ मेंबर के साथ मिलकर मैंने यह फैसला किया है कि इस क्लैन को लीड करने के लिए मेरा ग्रैंडसन ही थर्ड एयर बनेगा, और इसकी पावर तो तुम सभी ने ही फाइट में देख ली है। फिर रिकू ये बोलता है कि थर्ड एयर बनने के बाद मैं किसी भी ह्यूमन को किसी भी तरह का हार्म नहीं होने दूंगा, साथ ही मैं याकाई एंड डीमंस को भी अच्छे से रखूंगा, वो भी ह्यूमंस की तरह ही रहेंगे। डीमंस, याकाई और ह्यूमंस की पावर के साथ मिलकर हम इस क्लैन को लीड करेंगे, और इस तरह से रिकू बनता है द न्यूरा क्लैन का थर्ड एयर एंड द डीमन किंग, वो भी 10,000 से भी ज्यादा डीमंस के। नाउ एंड ऑफ द स्टोरी। आज की ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताओ। अगर तुम लोग इस चैनल पर नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, एंड सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करो, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हारे पास जाए। सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो करना जरूरी है इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही। अभी के लिए तुम चाहो तो एंड स्क्रीन के वीडियोस को देख सकते हो, एंड इस वीडियो का पार्ट 1 का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।